हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका लेट्स क्रैक इंडियन पॉलिटी 3.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। अपने उन 2 पार्ट में हमने संवैधानिक विकास से लेके मूल अधिकार तक के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया था, जो कि हमारे प्रीलिम्स 5 जून के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन और संविधान की मूल संरचना शामिल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आएंगे और साथ ही काफ़ी गहनता के साथ साथ आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और संविधान के संशोधन से ही पूछती है। तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इतनी बातें जब हो गई तो प्रश्न उठता है कि मास्टर बहुत आप बातें कर लेते हो, एक काम करो कि पुराना वाला जल्दी से रिवाइज करा दो, नहीं तो मैं सब भूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने आपको जो पहला टॉपिक पढ़ाया था उस समय वो पढ़ाया था संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, पहली लाइन कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो राज्य हैं वो किसी सहमति का परिणाम नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि अगर राज्यों के नाम उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो वो पावर केवल और केवल संसद के पास होती है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं होती। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनाएगा आपको परेशान करने के लिए। क्या बना देगा कि भारत में राज्यों के नाम परिवर्तन करने की शक्ति केवल संसद में निहित है। तो यही सही होगा, ठीक है ना, विधानमंडल में नहीं है, केवल संसद में, केवल विधानमंडल में, संसद एवं विधानमंडल दोनों। तो आपको भी नहीं साहब, केवल संसद। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन घुमाएगा। दूसरी बात क्या है कि राज्यों के नाम और क्षेत्रों को बढ़ाना और घटाना ये सब का सब साधारण बहुमत से होता है, लेकिन अगर किसी को राज्य क्षेत्र देना है, ठीक है, तो हम उसके लिए 368 का प्रोविज़न करते हैं और विशेष बहुमत के अंतर्गत उसे संशोधित करते हैं। जैसे बांग्लादेश को हमने कुछ क्षेत्र दिए तो हमने 100 अमेंडमेंट इसमें किया। क्लियर? तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है यहाँ पे एक चीज़ और, वो ये कि जब ये हम पढ़ते हैं साधारण बहुमत और ये चीज़ें, और जब हम भारत के क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें 3 तरह के क्षेत्र होते हैं। एक तो जो संघ क्षेत्र हैं वो हैं, दूसरा जो राज्य क्षेत्र हैं वो हैं, और तीसरा जो इसमें खास बात आती है वो कौन, अधिग्रहित क्षेत्र भविष्य में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से अधिग्रहित क्षेत्र हैं। आप में से अधिकांश बच्चों को पता है, ठीक है, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी, ठीक, सिक्किम, आपका सब कुछ आपको पता है, बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। समझ गए? तो ये सारे क्षेत्र हैं, कई सारे। ठीक, ये क्षेत्र होने के बाद हमने आपको बताया था कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उस मुल्क के आज़ाद होने के बाद जब उसकी नई इबारत गढ़ी जा रही थी तो उसमें दिक्कत ये आई कि नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी उसमें जो कांग्रेस की प्रांतीय समितियों को भाषा के आधार पर जो डिवाइड किया गया था, तो ये भी कहा गया था कि जब हमारा मुल्क आज़ाद होगा तो हम अपने आज़ाद मुल्क को भी भाषाई आधार पर डिवाइड करेंगे। बट जब देश धार्मिक आधार पर डिवाइड हो गया तो जितने भी युग प्रवर्तक थे या कहें युग निर्माता थे, उनको ये लगा कि अभी ये उचित समय नहीं है कि हम इसको भाषाई आधार पर भी डिवाइड कर दें। इसीलिए उन्होंने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई, और वेट एंड वॉच की जब वो पॉलिसी अपना रहे थे तो ही उसी समय गांधीवादी एक नेता पोट्टी श्रीरामल्लू, जो कि आंध्र प्रदेश में 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी भूख हड़ताल को देखते हुए सरकार ने सबसे पहले एसके धर आयोग का गठन किया, और जब धर आयोग का गठन किया तो उन्होंने कहा कि साहब अब प्रशासनिक आधार पर लोगों का डिवीजन करें, भाषाई आधार पर डिवीजन ना करें। इससे और ज़्यादा आंध्र के लोग नाराज हो गए। जब वो नाराज हो गए और एक बार जब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ पे गए तो उन पर पत्थरबाजी भी की गई। ठीक है, बट वो जब वापस आ गए तो उन्होंने जेवीपी नाम की एक समिति का गठन किया। जेवी का मतलब, जेवीपी का जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, वही पट्टाभी सीतारमैया जिनको लेकर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के मध्य विवाद हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने तीनों लोगों ने मिलकर जब ये डिसाइड किया तो इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम पूरी तरीके से भाषाई राज्य के गठन की डिमांड करते हैं या उसका समर्थन करते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से इन्होंने स्वीकार कर लिया। बट वही था कि जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जब देहांत हो गया पोट्टी श्रीरामल्लू जी का, क्योंकि क्लियरली नहीं कहा था
तो आंध्र प्रदेश में भाषाई राज्य की डिमांड और बढ़ गई। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने फिर एक नया आयोग गठित किया फजल अली की अध्यक्षता में। ये जो फजल अली थे, इनकी अध्यक्षता में 3 लोगों का एक पैनल था, यानी कि स्वयं फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। क्लियर? इन तीनों लोगों ने मिलकर ये कहा कि हम भाषाई आधार पर राज्य के गठन की बात तो करेंगे, लेकिन एक भाषा और एक राज्य के कॉन्सेप्ट को खारिज करेंगे। मतलब कन्नड़ वाले केवल कन्नड़ नहीं बनाएंगे, आंध्र वाले केवल आंध्र नहीं बनाएंगे, तमिल वाले केवल तमिल नहीं बनाएंगे, तेलुगु वाले केवल तेलुगु नहीं बनाएंगे, बल्कि ये सब अलग अलग एक साथ में भी रह सकते हैं। हम पूरे जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको 2 से 3 स्टेट में डिवाइड करके काम चला सकते हैं। ये बातें इन्होंने कही। तो इस तरीके से जो मूल रूप से हमारे यहाँ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, आगे चलकर अमेंडमेंट होते रहे। 2014 तक ये 29 राज्य बन गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन 2020 तक आते आते जब जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर उसे यूटीज में तब्दील कर दिया गया, तो यूटीज हमारे यहाँ 9 हो गई और स्टेट हमारे यहाँ 28 हो गए। बट फिर आगे चलकर गवर्नमेंट ने दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को आपस में मिला दिया, तो हमारे यहाँ 8 यूटीज और 28 स्टेट हो गए। करंट सिचुएशन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 4/8/2021 को, तब यही स्थिति है। ठीक है, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो उस समय आप उसे अपडेट कर लेना। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें आप समझ गए। जब इतनी बातें हो गई थी, फिर हमने आपको नागरिकता के बारे में बताया था। हालांकि हमने कई स्टेट के गठन के बारे में बताया था, वो लिस्ट आप देख लेना। नागरिकता के बारे में हमने आपसे क्या कहा था कि केवल नागरिक भारतीय और विदेशी दोनों होते हैं। जो भारतीय नागरिक हैं उनको कई सारे राइट प्राप्त हैं, बट जो विदेशी नागरिक हैं उनको उतने राइट नहीं प्राप्त हैं जितने कि भारतीयों को प्राप्त हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो 15, 16, 19, 29, 30 जो हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, और बाकी जितने भी उसमें फंडामेंटल राइट, वोटिंग का राइट, ये सारी चीज़ें वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ये भाग किस में आता है? 2 में आता है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रोविजन हैं वो सबके सब साधारण बहुमत से होते हैं। साथ ही अभी तक 8 बार नागरिकता संशोधन अधिनियम को संशोधित किया जा चुका है, और इसके अलावा नागरिकता के अर्जन की 5 कंडीशन है, समाप्ति की 3 है। बाकी हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नागरिकता हमारे यहाँ कैसी है? एकल नागरिकता, यानी कि केवल एक की ही नागरिकता है। जो भी इसके संबंध में कानून है वो केवल और केवल संसद बना सकती है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए थे। फिर बात आई थी फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट वास्तव में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और खास बात यह भारतीय संविधान के भाग 3 में है, मूल रूप से संविधान में विद्यमान है। इन्हें अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये वादयोग हैं, ये न्यायिक हैं, और साथ ही ये केवल सरकार के विरुद्ध नहीं है बल्कि ये लोगों के विरुद्ध भी हैं, ताकि लोग अपने फंडामेंटल राइट की रक्षा कर सकें। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें एक बात और बताई थी, वो क्या कि संविधान जो संशोधन है उसे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कहा गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो आज हम बताएंगे आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ऐसी भी लाइन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सच में हमारे यहाँ जो संविधान में फंडामेंटल राइट है बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको मार्शल लॉ वगैरह और आपातकाल बताया था। इतनी सारी चीज़ें आपको याद होंगी। फिर उसमें मैंने बंदी प्रत्यक्षीकरण बताया था, परमादेश, रिट जारी करने की, तो वो आपने याद किया होगा। फिर से इसको रिवाइज करा दूंगा तो फिर ये वही वाली क्लास हो जाएगी। मोटे तौर पर आपको सब पता है। ठीक है, अपने दिमाग पर यकीन रखिए, और बिना देरी किए अब हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इतना हमने रिविज़न करा दिया, एनफ है। ठीक, अब बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो देखिए, जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, अगर आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू के बोर्ड का जो पैनल होता है आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है आपसे। अब यहाँ पे जानते हो क्या होता है? बच्चों की मूर्खता ये होती है, पूरा डिटेल में बताएंगे। सर फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। और जानते हो सर, मुझे सब पता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है, और जो फंडामेंटल राइट है उनको अमेरिका से लिया गया। वो ये नहीं पूछता है आपसे, वो समझ जाता है कि आप बेवकूफ़ हो, आप मुझे उल्लू बना रहे हो, और इसीलिए वो आपके अंकों में कटौती कर देता है। और हम जब अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यू देते हैं, तो वो ऐसा सुनने के लिए लाजमी सी बात है, सुनेंगे ही आपको, क्योंकि किसी ना किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपसे इंटरव्यू पैनल में पूछे कि डीपीएसपी के बारे में आप क्या जानते हैं और ये फंडामेंटल राइट से किस तरीके से भिन्न है, तो आपको एक लाइन में आंसर देना है
कि सर जो डीपीएसपी हैं वो राज्य के लिए गाइडलाइन होते हैं और जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो वास्तव में लोगों के राइट होते हैं जो कि स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। यानी कि राज्य के विरुद्ध जो अधिकार हैं वो फंडामेंटल राइट हैं और राज्य के लिए जो गाइडलाइन हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर मैं कहूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, ये एक तरीके की गाइडलाइन है, एक तरीके की मार्गदर्शक हैं। किसके लिए? स्टेट के लिए, नागरिकों के लिए नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है, वही तो मैं कहता हूँ, मेरे को अगर यूपीएससी का पेपर बनाने को दिया जाएगा ना तो उस साल बच्चों को ये तो लगेगा कि आया तो सब पढ़ा हुआ ही है, सब कुछ किताबों से ही है, लेकिन थिंकिंग बहुत है। ठीक है। तो मैं यही दूंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोगों के लिए, नागरिकों के लिए गाइडलाइन है, राज्य के लिए गाइडलाइन है, राज्य व नागरिक दोनों के लिए गाइडलाइन है। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। 100% जो बच्चे होंगे वो राज्य और नागरिक दोनों लगा के आएंगे। ठीक है। तो यही चीज समझना है कि केवल राज्य के लिए गाइडलाइन है। ठीक। फंडामेंटल जो ड्यूटी है, फंडामेंटल जो राइट है, मूल अधिकार हैं, वो क्या है? लोगों के राइट हैं। किसके अगेंस्ट? स्टेट और लोग। ठीक है। लेकिन मेजर तौर पर स्टेट ही यहाँ पे बताया जाता है, क्योंकि कहा यही जाता है कि स्टेट का गठन ही इसीलिए किया गया है ताकि लोगों के राइट श्योर रहें। ठीक है। जब हॉब्स, लॉक, हीगल हम आपको पढ़ाएंगे, आप में से अधिकांश बच्चों ने एथिक्स में पढ़ा भी होगा मुझसे, तो वहाँ पे मैंने बताया भी है। ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो आप इतनी बेसिक बातें समझ गए। संविधान के ये भाग 4 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आर्टिकल याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो भी ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन 51 जो का है ये इंडिपेंडेंट रूप से है, इसे अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। ठीक है। और इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया गया है। तो अंतर समझना दोनों का, 51 और 51A दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। बात आती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से। आपको नहीं याद रखना है। ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशन की मूल आत्मा कहा है? 3 जगह पे आत्मा शब्द उपयोग हुआ है, बता सकते हैं आप लोग। पहला, प्रस्तावना को किसने कहा? एम हिदायतुल्लाह ने। दूसरा, संवैधानिक उपचारों को किसने कहा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तीसरा, संविधान के डीपीएसपी और अधिकारों को किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। क्वेश्चन आपसे इनमें से कोई नहीं आएगा, फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा। क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्वों के फीचर के बारे में। और नीति निर्देशक तत्वों के जो फीचर होंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट जो है वो आपसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो ये, यहाँ पे एक लाइन पे बस आ सकता है क्योंकि इसने उस लाइन को सही से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट फिर भी मैं बता दूं आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मैंने भी आप लोगों से पूछा, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हुए हैं। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? हमने आपको क्या बताया था कि जो मूल अधिकार होते हैं वो किस चीज़ की बात करते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं। ठीक है। लेकिन जो डीपीएसपी हैं ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है। मतलब ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना कि राजनीतिक उतना नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पे दे दे, जैसे इस जगह पे आपको यहाँ पे यही तो एक गलती दी हुई है कि जो लोकतंत्र हैं, ये देखिए यहाँ पे सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। समझ गए? तो ये लाइन यहाँ पे गलत दी हुई है, इसको थोड़ा सा यहाँ से एलिमिनेट करिए, क्योंकि यूपीएससी ने भी इस लाइन को नहीं माना है। आपको यहाँ पे क्या बताना है मोटे तौर पर कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि मूल अधिकार क्या हैं, तो मूल अधिकार वास्तव में राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की जब ये बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किस में होती है? वो आपकी प्रस्तावना में होती है। ठीक है। आपने पढ़ा है ना 3 प्रकार के न्याय किस में है? प्रस्तावना में। जिनको न याद हो प्रस्तावना फिर से याद कर लो भाई साहब। ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें आप समझ गए।
ये देखिए यहाँ पे ये एक लाइन दी हुई है ना, संक्षेप में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। यहाँ पे राजनीतिक नहीं दिया है ना, तो आपको यही याद रखना है। एक और बात, आपको अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि कल्याणकारी राज्य के बारे में कौन अभिव्यक्त करता है, ठीक है, और यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, बच्चे यही गलती करके आते हैं और पढ़ाने वाला भी यही गलती करवा देता है आपसे। वो ये कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये दे कि निम्न में से कौन कल्याणकारी राज्य की अभिव्यक्त करता है, नंबर 1 डीपीएसपी, नंबर 2 प्रस्तावना, नंबर 3 नीति निर्देशक तत्व व प्रस्तावना दोनों, नंबर 4 मूल अधिकार, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात करता है प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व। लेकिन अगर यहाँ पे केवल प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दिया हो तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लगाएंगे। समझ रहे, इस लाइन को ध्यान से समझना कि अगर आपको दे दे कि कल्याणकारी राज्य की अभिव्यक्ति करता है, केवल मतलब सिंगल सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे दे, दूसरा आपको प्रस्तावना दे दे, तीसरा आपको यहाँ पे मूल कर्तव्य दे दे, चौथा आपको यहाँ पे मूल अधिकार दे दे, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगर आपको इन्हीं चारों ऑप्शन को वैसे दे दे और पूछो उपयुक्त में से सत्य है केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 3, केवल 1 2 3 4, तो आप कहेंगे साहब 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों बातें समझना। इतनी बातें जब आपकी क्लियर हो गई कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उस आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं, तब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, इनकी प्रकृति कैसी है। इनकी प्रकृति ऐसी है कि ये गैर न्यायोचित हैं, अर्थात इनके विरुद्ध आप न्याय नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते कि स्टेट इनको क्यों फुलफिल नहीं कर रहा, बट स्टेट इनको फुलफिल करता है। आपने देखा होगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो उसमें स्टेट ने काफ़ी सारी बातें की हैं। स्टेट से जब हम कहते हैं कि कार्य की मानवोचित दशाएं उत्पन्न करो, स्त्रियोचित जो दिक्कतें आती हैं, मातृत्व लाभ अवकाश है उसको भी लागू करो, ठीक है, तो स्टेट करता है। स्टेट यहाँ तक कि एजुकेशन की भी बातें करता है, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब इसी से तो प्रेरित है, मनरेगा जैसी स्कीम सब इसी से तो प्रेरित हैं। तो वास्तव में स्टेट इस गाइडलाइन को फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट को ये करना ही है, अर्थात स्टेट की इच्छा पे डिपेंड करता है डीपीएसपी को लागू कराना, बट फंडामेंटल राइट जो है वो स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे लागू कराना ही पड़ेगा। दोनों में यही डिफरेंस होता है कि फंडामेंटल राइट न्यायोचित होते हैं और नीति निर्देशक तत्व तो गैर न्यायोचित होते हैं। फंडामेंटल राइट वाद योग्य होते हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्व तो वाद योग्य नहीं होते। फंडामेंटल राइट होते हैं और नीति निर्देशक तत्व तो एक तरीके की गाइडलाइन होती हैं। फंडामेंटल जो राइट होते हैं वो एक तरीके से नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक का मतलब स्टेट के कामों को रोकते हैं, बट नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, अर्थात स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने की ओर प्रमोट करते हैं। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। आगे ये पूरी इंडेक्स दी हुई है, आपको लिखना नहीं है, आपको याद रहेगा, ठीक है, बट मैं आगे की चीज़ें एक साथ मिक्स कर देता हूँ ताकि जो जहाँ पे है वहाँ पे आपको अच्छा लगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई कि ये गैर न्यायोचित है, ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन 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 ध्यान देना, आपको ये भी क्वेश्चन बना देगा थोड़ा टफ कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो गैर न्यायोचित हैं और आपको दे देगा ये संशोधनीय नहीं है, मतलब इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अरे बाबूजी, किया जा सकता है। आपको पता है 86 अमेंडमेंट जब आया था तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी तीनों में आया था, एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। 21 का उधर आया, 45 इधर आया, डीपी इधर फंडामेंटल ड्यूटी में आपका जुड़ा 11। क्लियर? तो वही बात है, इनका संशोधन किया जा सकता है। क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? तो हाँ है साहब, समझ गए। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, अब जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इतनी बेसिक बातें हैं, ये सबको पता होनी चाहिए, बट जहाँ से क्वेश्चन आता है और जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलत करके आते हैं और जहाँ से इस बार भी क्वेश्चन आएगा वो हम आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। कहा यह गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो डीपीएसपी हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, यानी कि 36 से लेके 51 तक के जितने भी डीपीएसपी हैं भारत सरकार ने, या कहें कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसे 3 भागों में डिवाइड किया है।
अब ये जो 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है उसको गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी 3 बातों में उनको कैटेगराइज कर दिया। इन तीनों कैटेगरी को याद अगर हमें करना है तो रट्टा नहीं मारना है, दिमाग लगाना है। और दिमाग कौन सा? चतुर चालाक वाला। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि इन तीनों को याद करना और तीनों में से अगर आप किसी 2 को याद कर लें तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा। तो हम किन्हीं 2 को याद करेंगे। ठीक है, तीसरे को नहीं याद करेंगे, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, साथ ही जब हम 2 को याद करेंगे तो उन 2 को याद नहीं करेंगे, उन दोनों के बेसिक फीचर को याद कर लेंगे कि उनका मेन आइडिया, उनकी मेन आइडियोलॉजी क्या है। तब हमारा वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी। समाजवादी मैं बताऊं इससे पहले आपको मैं गांधीवादी पे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि जो गांधी जी थे उनके व्यक्तित्व की खास बात क्या थी? पहली खास बात ये थी कि अंतिम जन के लिए वो नंबर 1 पर रहते थे, आगे खड़े हो जाते थे। मतलब अस्पृश्यता का ये विरोध करते थे हमेशा। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आगे खड़े रहते थे, उनके कल्याण की बातें करते थे। इतनी बातें समझ गए। दूसरी बात आपको पता है ये बकरी भी पालते थे, मतलब जानवरों को पालने की कोशिश करते थे। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ग्राम स्वराज, यानी कि गांव के कल्याण की बात करते थे। चौथी बात क्या है, ये खादी वगैरह में बड़ा संलग्न रहते थे, चरखा सूत वगैरह काटते थे। कहते हैं पर्सिवल स्पेयर अपनी बुक में मॉडर्न इंडिया में, वो तो ऑप्शनल की बात है, वही होता है ना जब दिल को छूने वाला कोई सब्जेक्ट की लाइन आती है तो फिर मन रोके नहीं रुकता है। तो पर्सिवल स्पेयर कहते हैं कि गांधी के चरखों ने मैनचेस्टर की, ठीक है ध्यान देना, गांधी के चरखों ने मैनचेस्टर और लिवरपूल की चिमनियों की धुएं को बंद कर दिया था। मतलब जब गांधी ने 1 लाख चरखे खरीदे थे तिलक फंड से 1920 में, और जब उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ा था और हर घर में जब चरखा चलने लगा तो लिवरपूल की जो चिमनियाँ थीं या कहें कि वहाँ की जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो ठप पड़ गया था। ये था गांधी। कभी बताएंगे गांधी के बारे में आपको? मतलब गांधी पे अगर मैं क्लास लेना चाहूँ तो शायद 1 साल तक मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, लेकिन गांधी कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, इतनी रिसर्च कर रखी है। खैर कोई बात नहीं, वो जब विषय पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी मैं आपको बता दूं, ग्राम स्वराज की बात करते थे। ठीक है, इन्होंने खादी की बात की तो सिंपल सी बात है, कुटीर उद्योग की बात करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट के प्रति ये काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते थे, आपको अच्छे से पता है। ठीक, नशा वगैरह कुछ करते नहीं थे, हमेशा लोगों से कहते थे नशे पत्ती से दूर रहो। ठीक है, तो नशापंती ये करते नहीं थे। इतने फीचर आप समझ गए। अब इतने ही फीचर को यहाँ इम्प्लीमेंट कर देना, आपको पता चल जाएगा ये गांधीवादी है। समझ गए? दूसरी बात समाजवाद की। समाजवाद का बेसिक फीचर क्या है? समाजवाद क्या कहता है कि इक्वल करो हर एक चीज। मतलब अगर स्त्री पुरुष में भेदभाव है तो उसे समान करो। ध्यान देना, अगर स्त्री पुरुष में भेदभाव है तो समान करो। आय की जो इनकम है उसे समान करो। अगर जो मजदूर हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, उन्हें अगर काम करने की उचित मानवोचित दशाएं नहीं मिल रही। उचित मानवोचित दशाएं का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, गर्भवती है कोई महिला, और आप उससे काम करा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे कोई वेट वाली चीज उठा रहे हो, तो वो उसकी बॉडी के लिए उतना लाभकारी नहीं है, वो उसके जस्ट अगेंस्ट है। क्योंकि महिला की कोख में इस समय एक बेबी है, तो बेबी की बॉडी में या बेबी के माइंड में या बेबी की पूरी के पूरे स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए एक मानवोचित दशा चाहिए। कौन कहेगा? समाजवादी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि मजदूरों के हितों की बात करते हैं। इतनी बातें समझ गए? यानी कि इक्वलिटी की बात कौन करता है? समाजवादी। आय के समान वितरण की बात कौन करता है? समाजवादी। हर एक चीज को समान रूप से देखने की बात कौन करता है? समाजवादी। काम की दशाएं यानी कि जो वर्क करने के जो प्लेसेस हैं उनके इक्वल की बात कौन करता है? समाजवादी। भाई साहब ये 3 बातें याद रखो, 3 से 4, समाजवाद की और गांधीवाद की, और देखना भी चुटकियों में आपका ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट और तीनों के तीनों फार्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, गांधी को देख लो, हमें नहीं याद करना कि भाई गांधी ने क्या क्या किया होगा। तो देखो, ग्राम पंचायतों का मैंने बताया था, तो ग्राम पंचायत गांधी। कुटीर उद्योग मैंने बताया था, कुटीर उद्योग गांधी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात गांधी करते हैं, गांधी करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी समितियां उन्होंने बनाई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मतलब होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स,
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप जिस गांव से आते हैं, जिस शहर से आते हैं, ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए आपके घर में दूध उत्पादन होता है खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, आपके पड़ोसी के यहाँ भी दूध उत्पादन होता है, ठीक है, और बगल वालों के यहाँ होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, दूध का उतना समुचित उपयोग नहीं कर पाते। आपको लगा कि क्यों ना हम इनसे कहें और इनसे कहें और इनसे कहें, इन तीनों लोगों से कहें कि आप अपना दूध हमें 28 रुपये लीटर में, 45 रुपये लीटर में हमें दे दिया करो आके, और आपने एक डेयरी ओपन कर ली, ठीक है, सब लोग आपके यहाँ आके दूध देने लगे, ठीक है, तो आपका जो डेयरी हो गया तो आपने अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाया और इस डेयरी से उत्पादित प्रोडक्ट को अलग अलग जगह बेचने लगे। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव, जैसे अमूल, ठीक है, अमूल एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेहतरीन एग्जाम्पल है, समझ गए। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सहकारी समितियां, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अनुसूचित जाति की गांधी बात करते थे, नशीले पदार्थों की बात करते थे, जानवरों को पालने की बात करते थे। मोटे तौर पर 6 याद हैं आपको, आर्टिकल तो आपको याद ही करना है, ठीक है, कि अनुसूचित जनजाति का, स्वास्थ्य का, गाय बछड़ा बकरी, ठीक है, इन सारी चीज़ों की, बलि पर रोक, क्लियर। और बाकी तो आपको ये भी पता है, ग्राम पंचायतों का गठन, कुटीर उद्योग और सहकारी समितियां। यूपीएससी ने जब आपसे क्वेश्चन पूछा था तो ग्राम पंचायत दिया था, कुटीर उद्योग आपको दिया था और नशीली दवाएं आपको दी थी। तो अगर आपको इतना, गाय बछड़ा ये दिया था, अगर आपको इतना पता होता तो एलिमिनेट कर लेते। खैर नहीं भी पता था, अब पता हो गया, अब एलिमिनेट कर लोगे, बिना सोचे समझे कर लोगे, समझ गए। इसीलिए कहते हैं हर चीज़ को स्ट्रेटजिक होके पढ़ना चाहिए, बुद्धि लगाओ अक्लमंदी वाली, क्लियर। चलिए, अब हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया क्या कि समाजवादियों की क्या खास बात, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर, सबकी समानता की बात करते हैं, यानी कि असमानता को समाप्त करने की बात करते हैं, तो ये तो जान गए। सभी नागरिकों की जीविका के पर्याप्त साधन की बात करते हैं, सब चीज़ का सामूहिक वितरण की बात करते हैं, है ना। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकते हैं, मतलब सब में वितरण हो। स्त्रियों पुरुष के लिए समान कार्य की बात करते हैं, देखते ही बता दोगे आप। समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं, काम पाने की सहायता की बात करते हैं, काम की न्याय संगत और मानवोचित और प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का मतलब यही कि कोई महिला जब गर्भवती होती है ना, तो उसको जैसे छुट्टियां हम देते हैं, ठीक है ना, लीव, मैटरनिटी लीव, तो उस चीज़ की बात की जा रही है। सभी कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, मतलब जो मजदूरी दो तो अच्छी दो। उद्योगों की बात करते हैं, अच्छा खाना दो, उनका जीवन स्तर अच्छा स्टैंडर्ड हो। तो इतने तथ्य याद हो गए। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, में भी जिससे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और हो सकता है 5 से 6 दिन में उस पर कोई एक नया डिसीजन भी आ जाए। वो क्या बता सकते हैं आप? वो क्या जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चलिए बता दीजिए। समस्त राज्य में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। समझ गए? सिविल संहिता जो है, नागरिक संहिता जो है, वो ना तो गांधीवादी है और ना ही समाजवादी है। ये तथ्य बस याद रखना। इसको यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर लो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये उदारवादी कॉन्सेप्ट है और यूपीएससी क्या करेगी, आपको फंसाने के लिए दोनों में से किसी ना किसी एक में डाल देगी। तो आपको लगेगा मास्टर ने तो कहा था सब चीज इक्वल है और ये भी समान की बात कर रहा है, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो वही होता है ना कि हर चीज जब हम फॉलो करते हैं, हर चीज के जब यूजेस होते हैं ट्रिक के, तो कुछ उसके रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस यही है, इसको बस याद कर लीजिए, बाकी आपको सब पता रहेगा। ठीक है, कृषि पशुपालन ये आपको याद ही रहेगा, पर्यावरण का संरक्षण ये भी याद रहेगा। अब इसकी जो तुलना है कृषि पशुपालन की गाय बछड़े से मत कर देना। पर्यावरण के संरक्षण की जो बात है उसे आप स्वास्थ्य के लिए नशीली दवाओं से मत कर देना। ठीक है, ये सब उदारवादी हैं। अब फिर भी लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो गांधी जी से नहीं पसंद होंगे, नाराज रहते होंगे गांधी जी से कि सर उन्होंने देश को बंटवा दिया था, है ना, और जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनाया। तो वो वही बात है, रियलिटी जानते नहीं हो, कुछ भी बोलते रहते हो, व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी वाली। ठीक है, तो ये बातें थी। तो देख लेते हैं इसको, उदारवादी को। उदारवादी किसे कहते हैं? उदारवादी वास्तव में मोटे तौर पर पूंजीवादियों को कहते हैं। ठीक है, पूंजीवादी कैसे कहते हैं? पूंजीवादी जैसे बड़े बड़े जो हमारे आज बिजनेसमैन हैं उनको कहते हैं पूंजीवादी। वास्तव में कहाँ की संकल्पना है? अमेरिका की। अमेरिकन जब रेवोल्यूशन हुई थी 1776 में, तो वहाँ पे उदारवाद के विचार उभरे थे। उदारवाद के जो कई सारे प्रवर्तक हैं, जिसमें आप कांट का नाम सुनते हो, ठीक है, कई सारे लोग आते हैं उदारवाद में, मॉन्टेस्क्यू आता है, ठीक है, ये सारे के, वॉल्टेयर आता है, सब उदारवाद के समर्थक थे उस समय। इसीलिए जो यहाँ तक कि जेफरसन भी आपका उदारवाद का समर्थक था। ठीक है, तो जितने भी ये लोग थे ये उदारवादी थे।
हॉब्स, लॉक, हीगल वगैरह जितने लोग आते हैं तो उदारवाद की बात करते थे। तो उदारवाद होता था पूंजीवाद को बढ़ावा देना। कहीं ना कहीं पूंजीवाद उसमें आया नहीं था। उदारता का मतलब कि स्टेट पॉलिसी जो बनाए वो उदार हो, मतलब स्टेट रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। स्टेट किस चीज में रिस्ट्रिक्शन लगाता है? प्रॉफिट में, जब लोग कमाते हैं उस पर टैक्स इंपोज करता है। स्टेट एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात करता है, तो उसी को कहते हैं उदारवाद। ठीक है, अब जब हमने पूंजीवाद की आपको बात कर दी, तो पूंजीवाद क्या कहेगा कि भाई सबके लिए नियम बराबर रखो, किसी को विशेष संरक्षण मत दो। तो विशेष संरक्षण मत दो मतलब किसी की धर्म की संहिता की बात मत करो, सबको इक्वली ट्रीट करो, यानी कि एक समान सिविल संहिता लाओ। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता है एक समान सिविल संहिता का मतलब क्या होता है। चर्चा में तो है बहुत दिनों से, बट कुछ बच्चों ने पूछा था मुझसे। तो देखिए, एक समान सिविल संहिता का मतलब क्या हुआ। जैसे कि हमारा जो देश है, हमारे मुल्क में लगभग सभी को कानून के अंतर्गत शासित किया जाता है, भारत के संविधान के अंतर्गत। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी में आज भी शरीयत के तहत, ठीक है, शरीयत के तहत लोगों को शासित किया जाता है। जैसे कुछ उनके नियम कानून हैं अपने। शरीयत क्या है? शरीयत वास्तव में इस्लामी कानून की एक पुस्तक है। जैसे भारत में एक समय मनु संहिता होती थी, मनुस्मृति, ठीक है, लेकिन हिंदुओं के लिए उसे समाप्त किया गया और उसकी जगह पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। इसीलिए आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसको जलाया था। ठीक है, क्यों जलाया था, क्या कारण था, उसको आज कुछ अलग एंगल से लिया जाता है। और उनके जलाने का पर्पस क्या था, क्या दर्शाना था, उसका भी उद्देश्य अलग था। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी इतनी बाहुल जाति में आप उस पुस्तक को जलाएंगे जिसकी श्रेष्ठता समाज में विद्यमान रही है। कुछ ना कुछ थी बातें, इसलिए उसको जलाया गया। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की इस पुस्तक को नहीं जलाया गया। समझ रहे हो? तो इस पुस्तक की महत्ता को समाप्त करके देश के हर एक व्यक्ति को भारत के संविधान के अंतर्गत शासित करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं, कुछ निगेटिव। उस डिबेट पे मैं नहीं पढ़ने वाला अभी। ठीक है, कहा यही जाता है कि जो ये शरीयत होती है वास्तव में महिलाओं के शोषण का एक प्रमुख प्रधान कारण बनती है। क्यों? क्योंकि शरीयत में कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को पुरुषों मतलब 3 से 4 विवाह करने चाहिए। मतलब जो पुरुष होता है वो अगर 2 से 3 विवाह कर रहा है तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही स्त्री को तलाक लेने की अनुमति नहीं होती है, स्त्री को ऐसा होना, मतलब नारी को ही सब कुछ करना चाहिए, पुरुष को कुछ नहीं करना चाहिए। इस देश में जितनी ड्यूटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने मतलब बातें हैं वो सब की सब नारी ही है। पुरुष तो बस क्या बताएं, है ना। तो वही है, उसी चीज को यहाँ पे बात की गई कि नारियों के शोषण को ये बढ़ावा देती है, इनडायरेक्टली रूप से, डायरेक्टली रूप से, बाकी और भी परिपेक्ष हैं। तो इसीलिए इसको समाप्त करने की बात हो रही। तो अब आप समझ गए बेसिक डिफरेंस क्या है। चलिए फिर बात आती, सभी बालकों के लिए 14 वर्ष की आयु पूरे होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों की रचना करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, राष्ट्रीय महत्व को घोषित किए जाने कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक स्थान या वस्तु का संरक्षण करना। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको यूपीएससी क्या करती, घुमा देती है कहाँ पे, इन्हीं जगह पे क्वेश्चन में। कई बार वो जब आपसे पूछती है ना फंडामेंटल ड्यूटी और वहाँ पे इस लाइन को दे देती तो हमको लगता है कि यही होगा, तो गलत हो जाएगा। जैसे ये आपका पर्यावरण संरक्षण, ये भी आपका गलत करा देगा। तो आपको यही कहा जाता है कि आप वो बस 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखें। उन्हें हम आपको बताएंगे अभी कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको कैसे याद रखनी है। ठीक, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। आपने देखा होगा कि अमेरिका में क्या है, सब कुछ अलग अलग है, शक्तियों का विभाजन है। इसीलिए शक्तियों का विभाजन किस शासन व्यवस्था की प्रणाली है आपको पता है, अध्यक्षात्मक, ठीक है, या एकात्मक। क्लियर। और जबकि संसदीय की क्या खास बात है, सब एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो यही बातें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो ये सब के सब आते हैं उदारवादी में। तो इतनी बातें जब आपकी क्लियर हो गई तो उम्मीद है आप इतनी बातें समझ गए। चलिए, अब जब इतनी बातें आप समझ गए तो प्रश्न उठता है, क्या डीपीएसपी में आज तक संशोधन हुआ है? तो बहुत बार हुआ। दूसरी बात, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है वो ये कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि निम्न में से कौन कौन से डीपीएसपी को संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आपको वो याद रखने हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 डीपीएसपी जोड़े गए। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। अब आप बताओ ये कौन सा होगा, समाजवादी होगा कि गांधीवादी होगा? समाजवादी होगा।
कह रहे होगे सर झूठ मत बोलो, समाजवादी नहीं हो सकता। तो देखो प्रभु आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। बालकों के स्वस्थ विकास, ठीक है, 39, क्लियर। तो इतनी बातें समझो, विश्वास रखो मेरे ऊपर, भरोसा रखो, ठीक है। दूसरा क्या है, समान न्याय को, ये तो आप देख के ही बता दो कि सर ये भी समाजवादी, ऐसे याद किया करो। देखो जब आगे का आप पढ़ा करो ना, तो एक बार माइंड को पीछे वाली भी चीजें यहीं पे बैठ के याद कर लिया करो। अच्छा ये समाजवादी है, अच्छा ये भी समाजवादी है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करना, ये भी समाजवादी है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन में हमने क्या किया, समाजवादी जोड़ा। अब एक आपको कॉन्सेप्ट और बताएंगे, रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए, ये 48A है। क्या ये समाजवादी है? नहीं। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, उदारवादी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हम एक बार देखो दिखा देते हैं, ठीक। तो ये देखिए आपको हमने यहाँ पे बताया क्या, पर्यावरण का संरक्षण और ये वन सेवाओं का, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा था, वो क्या मैं आपको बताने जा रहा था, वो ये बताने, यहाँ पे 48A देखो आपको नहीं दिया है, क्लियर। ये यहाँ पे आपको 48 ये जो दिया है ना, ये मिसप्रिंट है, यहाँ 48 नहीं 48A है। तो इस बुक को यहाँ सही कर लेना, क्लियर। पशुपालन और आधुनिक वैज्ञानिक ये 48 है और पर्यावरण का संरक्षण 48 का है, ठीक। तो यहाँ पे इसको करेक्शन करना आप लोग, ठीक। हाँ, यहाँ पे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो ये, आप लोगों ने ये तो सोच लिया कि 42वां संविधान संशोधन हुआ और ये चीज़ें आई, आपने ये भी तो सोचना चाहिए कि 1976 कौन सा टाइम पीरियड है, 1971 के वॉर के बाद का। और आपको पता है कि 1971 के वॉर में किसने भारत का साथ दिया था, यूएसएसआर या कहें रसिया ने। रसिया की जो आइडियोलॉजी है देश की कैसी है, समाजवादी, सोशलिस्ट। अमेरिका की कैसी है, उदारवादी, पूंजीवादी। तो संशोधन किस में होगा रसिया को खुश करने के लिए, समाजवाद में। कौन कौन से पॉइंट जोड़े जाएंगे, समाजवादी व्यवस्था के। अब एक बुद्धि और लगाओ, जब मैं प्रस्तावना पढ़ा रहा था तो उसमें क्या बताया था, 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्यों जोड़ा गया था, क्योंकि हमने रसिया से दोस्ती की थी। तो रसिया को गिफ्ट में देने के लिए कुछ, कि देख भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। हालांकि इतना अपशब्द नहीं बोलना चाहिए कि देखो भाई जी, पुतिन जी, मित्र जी, दोस्त जी, हम, हालांकि उस समय पुतिन नहीं थे, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ उस समय पुतिन नहीं थे, ठीक है। तो हम इस तरीके से आपकी ये फॉलो करते हैं आइडियोलॉजी को और हम आपको अपना आदर्श मानते हैं, समझ रहे। किसी भी चीज़ को याद किया करो तो उसके पीछे की स्टोरी को याद किया करो, चीज़ें याद हो जाएंगी। और चीज़ें याद नहीं करनी होती, समझना होता है। मैंने आपको गांधीवादी का कोई रट्टा मरवाया, नहीं मरवाया। मैंने समाजवाद का कोई रट्टा मरवाया, नहीं मरवाया। मैंने आपको क्या यहाँ पे कोई संशोधन रट्टा मरवाया, नहीं मरवाया ना। मैंने कहा कि बच्चों के स्वस्थ विकास अवसरों की बात है तो संशोधन हुआ है और यहाँ पे 39 का आएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सॉरी, ये 39A है, 39, क्लियर। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई तब बात आती है क्या, आपने हमेशा एक ही चीज़ सुना होगा क्या, कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा चीज़ों को हटाया गया है ना। आपने यही सुना होगा। किसको हटाया गया था आपको पता है, बता सकते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस चीज़ को हटाया गया था, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस एक चीज़ को भारतीय संविधान से हटाया गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको मैंने टॉपिक पढ़ा भी दिया तो आप बता भी सकते हैं। तो इसके द्वारा एक चीज़ जोड़ी गई थी, क्या, 38 आर्टिकल, आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करना, ठीक है। अब ये बता सकते हो कौन सा है, समाजवादी है, गांधीवादी है। बाबूजी आय की बात करते हो, असमानता की बात करते हो और हमसे कहते हो कि हम गांधीवादी बताएं, बिल्कुल भी नहीं, ये समाजवादी है, ठीक है। ऐसे बोला करो। देखो आप लोग ना किताबों से बोल के बातें किया करो, खाली रहोगे किताबों से बोल के बात करोगे तो फिर सोना बाबू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, अपने आप तैयारी कर लोगे, ठीक है। इंटरेस्ट बनाओ। देखो मोहब्बत जिस दिन आपको इन विषय से हो गई ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पराजित कर दे। बात आती है 86वें संविधान संशोधन की, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 45 मेंशन किया गया था, मैंने आपको बताया था। और फंडामेंटल जो राइट थे उसमें 21 का किया गया था और बाकी ड्यूटीज़ में किया गया था। तो अब अगर मैं मोटे तौर पर ये कहूँ कि कौन कौन से आर्टिकल मेंशन किए गए हैं या किन किन अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा
ये तो क्वेश्चन पूछ ही लिया यूपीएससी ने कि किस किस को संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया 42वें के द्वारा, ठीक है। तो उद्योगों के कर्मकारों की बात आई थी 2017 में, तो वो तो आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन आपसे अब एक क्वेश्चन जो पूछेगा क्या कि निम्न में से किन किन संविधान संशोधनों का संबंध नीति निर्देशक तत्वों से नहीं था। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, और आपको दे देगा 27वें संविधान संशोधन, सॉरी 24वां संविधान संशोधन। तो आप जानते हो गलती क्या करोगे, आप गलती करोगे 44वां संविधान संशोधन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, 44वां है, 42वां है, 86वां है, 24वां नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई, बाकी आपको नहीं याद रखना है। एक और याद कर लो, 97वें संविधान संशोधन, ठीक है, सहकारी समितियों से रिलेटेड। बता सकते हो ये कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? अरे सर जी अभी अमूल का उदाहरण दे रहे हो, गुजरात में अमूल है, गांधी जी गुजरात के, तो दोनों की दोस्ती तो होगी ना। ऐसी बातें आप करते हो सर जी आप भी, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें आप समझ गए कि सहकारी समितियां भी अमेंडमेंट से आई, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की बात आई, बच्चों के स्वास्थ्य की बात आई, रक्षा और पर्यावरण की बात आई, एजुकेशन की बात आई, आय प्रतिष्ठा अवसर की बात आई, तो ये सब किससे रिलेटेड है? संविधान संशोधन से। कितने संविधान संशोधन हुए डीपीएसपी में? 42वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ, 97वें संविधान संशोधन हुआ, और आपका कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44वां हो गया, 42वां हो गया, 86वां हो गया, 97वें संविधान संशोधन, और एक आपका यहाँ पे कौन सा बच रहा है? हो तो गए सारे, कोई नहीं बच रहा आपका, ठीक है। 86वां, 44वां, 42वां और आपका 97वें, चारों के चारों संविधान संशोधन हो गए, ठीक है। अब आप ये बता दीजिए कि 98वें संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? इसी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एनजेएसी के रिलेटेड, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो गैर न्यायोचित है, कितनी बार बताऊं आपको, गैर न्यायोचित हैं, ठीक है। तो आप समझ ही गए हो, बार बार वही चीजें होती है ना। गैर न्यायोचित हैं, विधि रूप से लागू करने वाली बाध्यता को नहीं अपनाया गया। अब यहाँ पे हाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित बनाने का निम्न में से कारण है, ठीक है। और आपको इन्हीं 4 कारणों में से कोई एक कारण पूछ लेगा, इन 3 कारणों में से, सॉरी, ठीक है। तो आपको पूछ लेगा कि देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। आप कहोगे बाबूजी ऐसी गलती क्यों कर रहे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत पैसे वाले थे, इलाहाबाद में उनकी कोठी है। तो भाई पंडित नेहरू के पास था, देश के पास थोड़ा ना था पैसा। जिन्ना साहब को हमने नहीं दे दिया था बंटवारे में बहुत कुछ, ठीक है। तो ये बात सही है। देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक थे, ठीक है। तीसरा, स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण कई तरह के भारों से मुक्त रखना था, ठीक। तो इतनी बातें आप समझ जाओगे। अगर क्वेश्चन दे देगा तो आप कहोगे साहब तीनों सही हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत कुछ भी यहाँ पे नहीं है। आलोचना क्यों हुई है ये तो मैंने बता दिया ना, तो आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किसने इसे भावनाओं का कूड़ा घर कहा, किसने इसे 9 वर्ष, यहाँ पे नहीं आता है। वो केवल किस में आता है? वो आता है आपका केवल और केवल प्रस्तावना में, ठीक है। तो प्रस्तावना पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे इस चीज़ का क्वेश्चन नहीं आता है कि स्टेटमेंट पे आप बता दीजिए। फिर तो वही हो गया एक तरीके का आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक। तो वो हमें नहीं पढ़ना है। इतनी बातें हो गई। फिर बात आती है निर्देशक तत्वों की उपयोगिता, क्लियर। यहाँ पे आपसे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पे मत याद रखिए वैसे किसी का, मैंने तो ऑलरेडी बता दिया आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है। इसको मत याद रखिए। यहाँ पे आप केवल ये याद रखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो है यहाँ पे, 1 मिनट रुकना, इस जगह पे तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, हाँ इस पर भी नहीं दिया है, हाँ ये वाली इंडेक्स, ये आपको बस यहाँ पे याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इंडेक्स अगर आपको याद है तो ये मान कर चलिए कि आपने दोनों को अच्छे से कवर कर लिया, क्लियर। तो जैसा मैंने बताया कि ये नकारात्मक होते हैं मूल अधिकार, ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं। क्यों होते हैं? कि ये राज्य के कुछ मामलों में दखल करते हैं, उनको काम करने नहीं देते, तो इसलिए राज्य की नज़र में नकारात्मक है। निर्देशक तत्व राज्य की नज़र में सकारात्मक, लोगों की नज़र में ये सकारात्मक है मूल अधिकार, लेकिन राज्य की नज़र में नकारात्मक है। तो आपको अगर स्टेटमेंट में दे कि मूल अधिकार नकारात्मक है तो सही है, नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, सही है, मूल अधिकार न्यायोचित है, सही है, नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है, सही है। और एक बात और, एक वर्ड मैंने और आपको बोला है, उस वर्ड को भी लिख लेना, यूपीएससी बहुत बार उस वर्ड का उपयोग करती है, निर्बंधन। निर्बंधन का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है। तो कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन क्या देगा कि ये विधायिका के कार्यों पर निर्बंधन लगाते हैं,
ठीक है, यानी कि रोक लगाते हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए। क्लियर? जैसे यहीं पे आपको देते हैं कि मूल अधिकार विधायिका के कार्यों पर निर्बंधन लगाते हैं, तो ये लाइन सही है, समझ गए? ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है, जबकि गैर न्यायोचित होते हैं। इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र, देखो यही तो गड़बड़ होती है, स्टैंडर्ड बुक में और नॉन स्टैंडर्ड बुक में यही डिफरेंस है। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक जो बुक होती है लगभग 900 रुपए की आती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही लगता है, मेरे पास है, वो आपको वकीलों के पास ही मिलेगी नॉर्मल तौर पे। वो लोग बेयर एक्ट वही यूज करते हैं, और आप लोग पता नहीं कौन कौन सी मोटी मोटी ले आते हो, वो लगता ही नहीं बेयर एक्ट है कि क्या है ना। तो वो बहुत अच्छी बुक होती है, स्टैंडर्ड बुक होती है, तो उसमें जो दिया होगा वो यही दिया होगा कि मूल अधिकार जो होंगे वो राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व होंगे वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करेंगे। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्य है। मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, और जबकि ये सामुदायिक कल्याण को। इस लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। मूल अधिकार को लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, स्वतः लागू होते हैं, बट इनको लागू कराने के लिए कानून की आवश्यकता है, इसीलिए तो हम कानून ला रहे हैं समान नागरिक संहिता के लिए। अभी बताओ, समान नागरिक जो संहिता है वो क्या है? गांधीवादी है, समाजवादी है, उदारवादी है? सर जी, मतलब इतना हमको गिरा हुआ समझे हो कि हमें ये भी नहीं पता होगा कि जो नागरिक संहिता है वो उदारवादी नहीं होगी? मतलब आप लोग क्या समझ रखे हो कि आप ही बस पढ़ा सकते हो और हमको याद नहीं रहता है? मतलब ये आप लोगों की भावना होती होगी ना, तो हम अभिव्यक्त कर देते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि कमेंट करने का लास्ट ही ऑप्शन होता है आपके पास, तुरंत तो आप हमसे बातचीत नहीं कर सकते ना। खैर, 7वां क्या है? न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वो गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे। निदेशक तथ्यों का उल्लंघन करने वाले किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आपको लाइन नहीं देगा, मोटे तौर पर यही कहेगा कि जो मूल अधिकार है अगर उसका हनन होता है तो उसके खिलाफ सजा दी जा सकती है, उसको दंड दिया जा सकता है, उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, बट डीपीएसपी में ऐसा प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई तब बात आती है हमारे लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? सॉरी, इसके बाद एक टॉपिक और है, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी जब भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको बस 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला, पूरी की पूरी 11 ड्यूटी याद रखनी है, इस पे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा विदेशियों के लिए और नागरिकों के लिए क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है। तीसरा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मूल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है कि नहीं रहा है। चौथा, कि इसे किस समिति के द्वारा जारी किया गया है। पांचवा, जिस समिति के द्वारा जारी किया गया वो किसकी सरकार के दौरान स्थिति थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आपको सिंपल सा बस पता होना चाहिए कि भाई साहब जो ये मूल कर्तव्य हैं केवल नागरिकों के लिए हैं, पहली बात। दूसरी चीज, जब हम किसी को कर्तव्य की बात कराते हैं, ठीक है, सॉरी, जब हम किसी को अधिकार देते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी को भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाए। जैसे सिंपल सी बात, आप लोग श्री आईएएस एकेडमी में जुड़े हुए हैं, ठीक है, श्री आईएएस एकेडमी में आप जुड़े हुए हैं, हमने आपको ये राइट दे रखा कि आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक। लेकिन हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं, कहीं लिखा नहीं है, हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप कहीं पर भी अतार्किक रूप से बिना तथ्य के आप श्री आईएएस एकेडमी की आलोचना मत करें। इसकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करके रखें, इसके प्रति जो आपका व्यवहार है वो अच्छा रहे। समझ गए? मतलब ऐसा नहीं गाली गलौज जैसे कुछ लोग करने लगते हैं ना, तो वही बात है। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे साथ अधिकार तो ले लिए हमसे कि सर हमें ये करने को पावर दो, वो करने को पावर दो, आंसर चेक करने को पावर दो, ये दो वो दो, तो हमने दे दिया। बट अगर आपने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की तो फिर दिक्कत है। जैसे हमने आपसे कई सारे राइट ले रखे हैं। क्या राइट ले रखे हैं कि हम जिसको चाहेंगे मतलब उसका आंसर क्या कहते हैं एलिमिनेट कर देंगे अगर सही नहीं होगा। हम ये चाहेंगे कि हाँ ये क्लासेस हम आपको देंगे, आप हमसे ये नहीं कह सकते कि क्लासेस क्यों नहीं हो रही। लेकिन हम अपनी ड्यूटी भी तो निभाते हैं कि बिना आपके कहे हम अपनी क्लासेस भेजते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य उसमें निहित होता है। अब इसको आपकी व्यक्तिगत लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब आपके माता पिता आपको ये अधिकार देते हैं कि आप देश के किसी भी स्थान में जाकर कहीं पे रहें, कहीं पे तैयारी करें, कहीं पे पढ़ाई करें, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अपने माता पिता की डिग्निटी को बनाए रखें।
मतलब आपके माता पिता ने आपकी जो परवरिश की, आपने जो संस्कार दिए, आपने जो नैतिकता का प्रस्फुटन कराया, उस नैतिकता के प्रस्फुटन को आप बचाए रखें, उनके संस्कारों को तरजीह देते रहें। कोई भी ऐसा काम उनकी गैर हाजिरी में मत करें जो उनके सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, जिस दिन आपको ये आ गया ना, अधिकार और कर्तव्य का संबंध समझ में आ गया, सामंजस्य समझ में आ गया, तो कोई बाप अपनी पगड़ी को जमीन पे नहीं रखेगा, किसी बाप की कोई नाक नहीं कटेगी। आप लोग यहाँ पे गड़बड़ क्या कर देते हो। आप लोगों का मतलब आप लोग नहीं होता है, कुछ बच्चों को लगना चाहिए, मैंने बता दिया है, आप लोगों का मतलब आप लोग नहीं होता है, आप लोग ऐसे नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने प्यार को पाने के लिए अपने माता पिता के उस कर्तव्य को, जो कर्तव्य उनके लिए है, उनके प्रति उनको करना चाहिए बच्चों को, उसको अवॉइड कर देते हैं और यही बोलते हैं कि आपने किया क्या है मेरे लिए। मतलब माता पिता से यही बोलते हैं बच्चे, आपने मेरे लिए किया क्या है ज़िंदगी में। 9 महीने तक आपकी माँ ने कोख में रखा था, 9 महीने तक आप पेट में एक ईंटे को रख के देख लो, ब्रिक को, समझ में आ जाएगा कि आपकी माँ ने क्या किया था, आपके पिता ने क्या किया था। उंगली पकड़कर उसने आपको चलना सिखाया था और आप कह रहे हो कि आपके पिताजी ने आपके लिए क्या किया। आप पूरी इस धरती पर अच्छे से रह सकें, सम्मान से अपनी ज़िंदगी जी सकें, इसलिए उसने अपने सारे शौक त्याग दिए थे। क्या उसको लव मैरिज का भूत नहीं सवार रहा होगा ना, लेकिन उसने क्यों लव मैरिज नहीं की कि समाज कहीं उसके बच्चे को ये ना कहे कि तेरे बाप ने लव मैरिज की थी, तेरा बाप कैरेक्टर का ऐसा था, तेरी माँ कैरेक्टर की ऐसी थी। आपके माता, मेरे बाबूजी एक ही बात बोलते हैं हमेशा, हमारे घर में तो मतलब जितने राइट हैं उतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं और हमें किसी को ड्यूटी कोई बताने की कोशिश नहीं करता है। आज तक मेरे पिताजी ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि आपकी ड्यूटी क्या है, बट हमसे कभी गलती भी नहीं हुई। ठीक है, तो मेरे पिताजी हमेशा एक बात मुझसे कहते हैं कि देख भाई, तू अपने जीवन में कुछ भी करना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि तू जो कर रहा है ये काम तेरा बाप भी कर सकता था। अगर तू किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, मतलब अगर इंगेज हो रहा है, लड़की के साथ ऑब्वियसली होगा, लड़का हूँ तो ठीक है, तो लड़की के साथ अगर मान लीजिए तूने रिश्ता बनाया और तू प्यार मोहब्बत कर बैठा और प्यार मोहब्बत करने के बाद तू मेरे पास आया कि पिताजी मुझे इससे शादी करनी, इससे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ये करना है, वो करना है, तो मेरा सम्मान तो चला गया ना। तो मैं भी तो यही कर सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को कोई ये ना कहे कि उसका बाप ऐसा था, तो तू भी ऐसा मत करना। और वैसे भी वो मुझे एक लाइन बोलते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा काम करो कि अपने बेटे को तुम्हें किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े। जैसे मुझे दुनिया में किसी मोटिवेशनल को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब मैं अपने बाप को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कैसे वो भूत बन के मेहनत करता है। भूत बन के मतलब कि इस उम्र में जितनी वो मेहनत करता है इतनी तो शायद मैं भी आपको नहीं करता हूँ। इसीलिए मैं देखना आप लोग कि जब वो 6 बजे से लेकर 12 बजे तक करते हैं तो मैं 4 बजे से कोशिश करता हूँ 10 बजे तक कम से कम कर ही लूँ, सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक। तो मैं उनके जैसा बनने का सोचता हूँ और यही कारण कि मेरे में मोटिवेशनल रहता है। यही मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार पलट के अपने माता पिता को गौर से देखना कि आपको तैयार करने के लिए वो कितना कुछ दांव पे लगा चुके हैं, कितना कुछ दांव पे, सिर्फ एक शब्द सुनने के लिए कि हाँ मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, मेरी बेटी कलेक्टर बन गई। तो कुछ भी करना ज़िंदगी में, अधिकार अगर आपको आपके माता पिता ने दिए हैं तो कर्तव्यों का निर्वहन करना। अगर आपके पिता ने, माता ने आपको ये अधिकार दिया है कि आप छोटे कपड़े पहन सकते हैं तो पहनिए, लेकिन किसी के सामने उन कपड़ों को मत उतारना। इस बात की ख्याल रखना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है कि अगर उनके पिता ने, उनकी माँ ने अगर उनको कपड़े छोटे पहनने की परमिशन दी है तो चंद लालच में आकर अपनी जरा सी स्वार्थ सिद्धि के कारण अपने पिता की और अपनी माता की उस गरिमा का बहुत ही उल्लंघन किया है। वो आप मत करना कोई भी, ठीक है। उनकी इच्छा का ये काम जरूर करना। जिंदगी में कोई काम आप करेंगे, देखिए जिस दिन आपने अपने पिता की इच्छा कर, अपनी माँ की इच्छा का काम कर दिया ना, इच्छा का मतलब आप जैसे IAS बने, ठीक है, और आपके पिता ने, मान लीजिए माता ने कहा कि बेटा इस लड़की से शादी करोगे या इस लड़के से शादी करोगे, और आपने कह दिया हाँ, तो सारी जिंदगी वो आपकी तारीफ करेगा। देख कलेक्टर था मेरा बेटा, लवासना में उसके पास ऑफर थे, लेकिन फिर भी उसने उससे शादी की जिससे मैंने कहा।
सोच सकते हो। और जब आपका पिता मरेगा ना, तो आप अगर अपने पिता को मुखाग्नि भी नहीं दे पाएंगे, अपनी माता का अगर आप पितृपक्ष भी नहीं कर पाएंगे, तो भी उनको स्वर्ग ही प्राप्त होगा। आप उनके मरने के बाद अगर उनकी जिंदगी में एक स्मारक भी नहीं बनवा पाएंगे, तो भी आपको दुआएं देते रहेंगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम कर लिया कि जाते जाते उनको वो दिन देखने पड़े जो उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे, तो सारी जिंदगी आप पितृपक्ष नहीं कुछ भी करवाते रहना, पिंडदान मतलब करवाते रहना, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा और ना ही आपको। और एक बात ये भी याद रखना, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होता है। न्यूटन का ये लॉ केवल और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है केवल और केवल साइंस की फील्ड का नहीं है, लाइफ की फील्ड का है। आप अगर किसी के साथ कुछ करते हैं तो आपके साथ भी वैसा ही होता है। अगर आपने अपने माता पिता को धोखा दिया तो आपके बच्चे भी आपको धोखा देंगे। ठीक है, कुछ भी करना, ये बातें ध्यान रखना। काफ़ी मोटिवेशनल हो गया, अधिकार और कर्तव्य, खैर जरूरी था। क्लियर। चलिए अपने इस टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंध होते हैं। अगर आपको लाइन दे दे अधिकार और कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो आप बता देना कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य संबद्ध होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, यानी कि अविभाज्य नहीं होते। ठीक है, सॉरी विभाज्य नहीं होते। ठीक है, अविभाज्य का मतलब ये होता है कि वो विभाज्य नहीं होते, और विभाज्य का मतलब होता है वो अलग अलग होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया था, लेकिन मूल कर्तव्यों को नहीं रखा गया था। इन्हें बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। ठीक है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से बता सकते हो? 42वें संविधान संशोधन। क्या नाम था उस समिति का? स्वर्ण सिंह समिति। अब मुझे अच्छा एक बात बता दो, मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? रसिया से लिया गया। क्यों जोड़ा गया था? अभी कहानी बताई थी ना, तो इसलिए जोड़ा गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1971 में उसने हमारा साथ दिया था। ये लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी पुस्तक में आपको ये कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं बताया होगा कि रसिया के कारण हम जोड़े गए थे, और इतने सारी जगह पे हम ऐसे ऐसे जोड़ते हुए चले आए। ठीक है ना, हम लोग पढ़ते तो जरूर हैं। कई बार एक क्वेश्चन मैंने एक संस्थान का देखा था, एक बच्चे का चेक कर रहा था, उन महोदय साहब ने समाजवादी शब्द पे ही क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसको बहुत ही डेप्थ में बताया था। लेकिन वही था, टीचर तो टीचर होता है, वो तो हमेशा चाहेगा कि उसके आंसर को आप मत काटें। खैर कोई बात नहीं, वो उनकी बातें थी, तो मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। तो इसीलिए मतलब वहाँ पे मैंने बताया था कि ऐसा रीज़न क्या था। तो ये आपको याद हो गया कि मूल कर्तव्य रूसी संविधान से लिया गया है, और मूल अधिकार जो हमारे थे कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आप पीसीएस का एग्जाम लेते हैं तो लगभग 50 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, और मूल कर्तव्य और मूल अधिकार के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी में ऊपर वाली लाइन पूछी गई है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इतनी बातें हैं कि कांग्रेस की सरकार थी उस समय। ठीक है, और 1976 में किसकी सरकार हो सकती है आपको पता है? क्या नाम था उसका बताइए? गूंगी गुड़िया है, हिला कर रख दिया था के कामराज को। कामराज ना बोला था, कामराज कौन थे पता है आपको? कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय के कामराज। ठीक है, और उनको हिंदी नहीं आती थी, अगर हिंदी आती होती तो वही देश के प्रधानमंत्री बनते। ठीक है, इसलिए उन्होंने इनको बनाया था। बताएंगे जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 51 का में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दिया गया। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वहाँ पे हम लोगों को रोज़ ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद कराई जाती थी, रोज़ प्रेयर के टाइम पे, और वो मज़ा आता था पढ़ने में। तो आप लोग भी कोशिश ये किया करें, आपको कुछ याद हो ना याद हो, लेकिन 11 फंडामेंटल ड्यूटी याद हो। आपसे इंटरव्यू में पूछ लेगा, और वहाँ अगर आप नहीं बता पाएंगे तो ये समझ जाना कि आप आईएएस एस्पायरेंट नहीं होते हैं। और जो व्यक्ति वहाँ सॉरी बोल देता है उसके लिए वो बड़े हानिकारक साबित होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको आर्टिकल सारे एक एक याद हों। और यूपीएससी भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें जैसा शब्द किसमें दिया गया है? प्रस्तावना में, मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्यों में इनकी बात की गई है। ठीक है, तो जब आप ये बता देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कई बार आपने देखा होगा कि प्रस्तावना में भी यही बात दी हुई होती है। ठीक है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है ना, इसकी एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए, तो ये वहां से नहीं लिया गया, ये यहाँ से लिया गया। वहां रखते हुए वर्ड है, और यहाँ रखें मतलब यहाँ आदेश है, और वहां अनुनय है।
ठीक है, तो ये अंतर रखना। यहाँ पे हर जगह पे आपको जो वर्ड मिलेगा करें, करें, रखें, ये करें, मतलब आदेश वाला, तो इसलिए इन लाइन की टर्मिनोलॉजी को भी समझिए। ठीक है, तो आपको 11 के 11 याद रखते हैं। कौन कौन से हम 11 आपको पढ़ के बता दे रहे हैं और आपको ये 11 याद कर लेने हैं। ठीक है, अगर आप 11 नहीं याद करें, देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आईएएस बनना है ना आपको, ठीक है, तो याद कर लीजिए। तो क्या क्या है? पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ कि आप ये याद करें, जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना सोसाइटी के टॉपिक पे, पॉलिटी पे, एथिक्स पे, ठीक है, वहां पे जब ऐसी केस स्टडी आती है, वहां जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप सजेशन के तौर पर ये दे सकते हैं कि हमें फंडामेंटल ड्यूटी का भी ध्यान रखना चाहिए कि नारी तू नारायणी की बात हमें करनी चाहिए। हमें अपनी गौरवशाली संस्कृत परंपरा का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में दी गई है बात। तो जब हम राइट की बात करते हैं तो ड्यूटी का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसी लाइनें जब आप लिंक कर देते हो तो आपका जो आंसर होता है ना, परफेक्ट हो जाता है अन्य की अपेक्षा। और ये काम कोई टॉपर्स नहीं करता, मैं फिर से बता रहा हूँ। आंसर राइटिंग में ये जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, रेयर होता कोई टॉपर करता है। मैंने बहुतों की कॉपी चेक की है, ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि टॉपर की कॉपी देख के टॉपर बनने की कोशिश मत करो। खुद को निखारो इतना कि टॉपर से भी आप टॉप पे चले जाओ, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हो, टॉपर को देखते हो तो आप 50% पे ही रह जाते हो यूपीएससी में। जब आप टॉपर को फॉलो करोगे तो 50% को फॉलो कर रहे हो ना, और जब आप यूपीएससी को फॉलो करोगे तो 100% को करोगे। तो अगर आपने टॉपर को फॉलो किया, 50% को ध्यान में रखते हो तो 40% पे ही आओगे। अगर आपने यूपीएससी को फॉलो किया 100% को, तो आप 60+ भी जा सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ यूपीएससी, मैं टॉपर्स को कभी नहीं कहता हूँ, ठीक है। चलिए, छठा नंबर, हमारी संस्कृत की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। इस वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की, अब ध्यान देना, वहां मैंने आपको क्या बताया, पर्यावरण का संरक्षण करें और वन्य जीवों की रक्षा करें वहां पे, और यही बात यहाँ पे दी हुई है। वो 48 हमारा का था और किससे रिलेटेड था, मैंने आपको बताया था उदारवादी से, ठीक है ना। देखो ऐसे याद रखना है। और ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें, संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यही बात मैंने आपको डीपीएसपी में भी बताई थी, ठीक है ना, कि भारत की जितनी भी एकता व अखंडता है, या कहें कि भारत के जितने भी स्मारक हैं उनकी रक्षा करें। जैसे आपको यहाँ पे ये देख लीजिए, तो ये बातें याद रखना हमेशा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये राष्ट्रीय महत्व, तो ये क्या है, ये डीपीएसपी है, ठीक है। और सार्वजनिक महत्व की जो बात आती है वो क्या है, वो आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। चलिए, इतनी बातें जब हो गई आपकी, फिर यहाँ पे 1 मिनट रुको, ज़्यादा आगे निकल गए हम यहाँ पे। हाँ, चलिए यहाँ पे, हाँ, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं, ठीक है, हाँ, इस जगह पे, ठीक। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति की उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। ये 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब यहाँ पे तीनों में मैं अंतर बता दूं, देखो क्या अंतर है। जब मैंने आपसे कहा फंडामेंटल राइट में 21 का की बात की गई, तो उसमें क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की बात की गई, ठीक है। किसका अधिकार होगा, ये राज्य का अधिकार होगा, मतलब, ठीक है, कि राज्य कोशिश करेगा इनकी बात। डीपीएसपी में क्या हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई है, और 6 से 14 वर्ष की बच्चों की बात ये राज्य करेगा, ठीक है। लेकिन इनमें पहुंचाएं, ये जिम्मेदारी केवल राज्य की नहीं है, नागरिकों की भी है।
तो नागरिकों के लिए 6 से 14 वर्ष का फंडामेंटल ड्यूटी में किया गया, अर्थात दोनों प्रोविजन जो हैं 6 से 14 डीपीएसपी में भी हैं और ड्यूटी में भी हैं। क्लियर? तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो इतने आपको याद रखने हैं। अब बात आती है यही मूल अधिकार की, कि मूल अधिकार जो होते हैं वो सभी लोगों के लिए होते हैं, नागरिक और विदेशी दोनों, लेकिन जो मूल कर्तव्य है केवल किसके लिए? विदेशियों के लिए। बहुत पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। सिंपल सी बात, आपसे एक हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे दे। नंबर 1 मूल अधिकार गैर न्यायोचित है। नंबर 2 राज्य के नीति निदेशक तत्व गैर न्यायोचित है। नंबर 3 मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सत्य है, तो आप कहना 2 और 3। क्यों? क्योंकि मूल अधिकारिक भाई साहब न्यायोचित है, ठीक है, लेकिन कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है। ठीक, चलिए, मूल कर्तव्यों की आलोचना आपको याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखना वर्मा समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्यों से। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या इन्होंने प्रोविजन दिए, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो याद भी मत रखना। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। चलिए, जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या आता है? संविधान में संशोधन का। अच्छा, मैंने शायद ये मिस कर दिया था, वहाँ पे आपको नहीं बताया। चलिए, फिर भी इसको हम कंप्लीट करा देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मेजर टॉपिक है आज का। हमने सोचा था इसको हम आपको अगले वाले पार्ट में पढ़ाएंगे, बट पीडीएफ में है तो आपको करा ही देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है। देखिए, ये टॉपिक वास्तव में मैं पढ़ाना तो जब भी चाहता हूँ तो ये मान कर चलिए, मैंने अभी तक आपको जितने टॉपिक पढ़ाए ना, उन टॉपिक में जितनी एनर्जी लगती है उससे डबल एनर्जी इस टॉपिक में है। और एक बात और बताएं आपको, इस टॉपिक को जब आप पढ़ना, आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस टॉपिक के वीडियो को एक बार यहाँ से देख लेना जो मैंने पहली बार बताया, इसके बाद फिर से एक बार देखना और देखने के बाद फिर से एक बार देखना, मतलब 3 बार लगभग जब आप इस टॉपिक के वीडियो को देख लेंगे तो इसकी एक एक सूक्ष्म बात को आप याद कर पाएंगे। क्योंकि जब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ना तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस लाइन को याद रखना कि हाँ, इस टॉपिक को हमें काफ़ी डेप्थ में कई बार वीडियो को देखना है और तभी देखना इस टॉपिक की एक व्यापक समझ आपकी बन पाएगी। समझ गए? तो देखिए, इस टॉपिक को हम आपको बताएं बेसिक तौर पर, फिर हम आपकी बातें यहाँ पे करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कल ही जैसे कि मेरी एक बात हो रही थी एक अभ्यर्थी से, तो उसने मुझसे कहा कि सर आपने जो टाइम टेबल बनवाया वो मैंने टाइम टेबल बना लिया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारे सब्जेक्ट डिसाइड कर लिए, बट अब आपके जो टॉपिक हैं वो वैसे आते नहीं हैं, तो मैं बड़ा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं उसी के पैरेलल आपको और वीडियो तो दे रहा हूँ, तो आप इनको ऐसे बने रहने दीजिए और बाकी को यहाँ ऐड कर लीजिए और उनको सॉल्व करिए, अभी उनको काटिए। तो वो बोली सर इससे दिक्कत हो जाएगी। मैंने एक बार लिख लिया। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जब संविधान हमारा बना तो उसमें भी संशोधन का प्रोविजन दिया गया, लेकिन क्या हम अपने इस नोट्स में संशोधन का प्रोविजन नहीं दे सकते? और सोचो एक बात कि आज भी हमारा संविधान जो बना हुआ है वो यथावत क्यों है, उसको बदला क्यों नहीं गया, आज भी वो प्रगतिशील क्यों है? क्योंकि उसमें संशोधन की प्रोसेस थी, इसीलिए उसने नवीन से नवीन विचारों को अपनाता गया और नित्य नूतन और नवीन के संकल्प को अभिशप्त करता गया। इसीलिए उसमें हमेशा लगता है कि हस्ती हमारी की मिट्टी नहीं। यही भारत की बात है। भारत का संविधान हो या भारत हो, इन दोनों की खास बात यह कि ये दोनों मिट इसलिए नहीं पाए या कोई इन्हें मिटा इसलिए नहीं पाया क्योंकि इन्होंने हर एक अच्छे विचार को समझा और समय और परिस्थिति के अनुरूप अपने में संशोधन करते रहे। अब यहीं पे 2-3 जगह रुकना, हम संशोधन करते रहे इसलिए हम नित्य नवीन और नूतन बन गए, इसलिए हम प्रगतिशील बन गए, इसलिए हम 135 करोड़ लोगों की आवाज बन गए, उनका इंकलाब बन गए। लेकिन जब धर्म की पुस्तकों की बात आई तो हमने कह दिया वो ईश्वरी हैं, हमने कह दिया कि वो पैगंबर के द्वारा कही गई बात है, इसलिए उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। और जब ये बात आ गई तो वो पुस्तक क्या बन गई? रूढ़िवादी। अगर आपसे कोई ये कहे कि धार्मिक पुस्तक में और हमारे संविधान में क्या डिफरेंस है, तो आप यही बताना एक लाइन में कि साहब जो धार्मिक पुस्तक होती है उसे हम संशोधित नहीं कर सकते, इसीलिए वो रूढ़िवादिता का रूप जकड़ लेती है। लेकिन जो हमारी संविधान है उसमें हम संशोधन कर सकते हैं।
संविधान एक तरफ कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हम कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं बशर्ते लोक व्यवस्था बनी रहे। लेकिन धार्मिक पुस्तक कहती है कि तन का कोई भी एक भी अंग दिखना नहीं चाहिए। मतलब क्या हुआ कि बाल से लगा के पैर तक आपके पूरे ढके हों और काले कपड़े से ढके हों। भाई किस ब्राह्मण ने, किस पंडित ने, किस मौलवी ने कह दिया कि भारत में भी औरतें बुर्का ही पहने, और बुर्का वो भी पहने तो काला ही पहने? कौन सा लॉजिक है भाई कि भारत में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुर्का ही पहने? ये अरब कंट्री का रीजन है। क्यों? अरब कंट्री में धूल और दूषित हवाएं चलती हैं, तो उन धूल दूषित हवाओं से बचने के लिए महिलाएं अपने बालों को सेव करने के लिए पूरे तन के कपड़े ढक के पहनती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अरब कंट्री के जितने सुल्तान होते हैं तो वो कैसे आपको लगते होंगे, पूरे वस्त्र पहनते हैं। इसलिए नहीं उनको शौक है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका क्लाइमेट ऐसा है। क्लाइमेटोलॉजी ने उनको इस तरीके से बनाया है कि उनके वस्त्र वैसे हों। अमेरिका वाले क्यों नंगे घूमते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं? इसलिए नहीं कि उनके अंदर सभ्यता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका क्लाइमेट वैसा है। समझ रहे हो ना? समुद्र के किनारे हैं तब उनको रोज नहाना है, तो रोज पैंट बुस्कट पहन के नहाएंगे क्या? महिलाओं को मान लीजिए रोज स्नान करना है, समुद्र में थोड़ा बहुत तैरना है, धूल में धूप लेनी है थोड़ी, तो धूप कौन भाई पूरे कपड़े पहन के लेता है बीच में? लॉजिक लगाया करो हर एक चीज का। जब आप लॉजिकल होकर सोचते हो ना तो आपके विचार अच्छे बनते हैं। तो यही होता है उसमें कि वो क्या था कि उस जगह पे महिलाओं को ये काम करना था क्योंकि वो धूल दूषित रेगिस्तानी इलाका था। पुरुष जो होते हैं वो छोटे पायजामे क्यों पहनते हैं, बाड़े मतलब नीचे से छोटा क्यों होता है, थोड़ा सा, पूरा फुल पैंट क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि जब वो धूल में चलते थे वहां रेतीले क्षेत्रों में तो उनके पैर धंस जाते थे, और जब उन्हें मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी होती थी तो उनको धोना पड़ता था। ठीक, तो पैर की जो मोहरी होती थी वो गंदी होती थी, तो इसलिए मोहरी को गंदा होने से बचाने के लिए बार बार पैर धोने के लिए उन्होंने उतनी मोहरी को ही कम कर दिया, इसलिए वो बाड़ा पहनने लगे। पर भारत में तो भाई धूल नहीं है ना, तब आप क्यों बाड़ा पहनते हो, तब आप क्यों ऐसा करते हो? समझ रहे हो? वेदों में ब्राह्मणों ने क्या कहा कि महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, ऋग्वेद में पढ़ने की अनुमति नहीं है, जबकि ऋग्वेद में ही मंत्र है, यत्र नारस्ते पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। ऋग्वेद में ही मंत्र है, नारी तू नारायणी, जगत जननी, सब कुछ मंत्र उसी में है। जिसको जगत जननी कहा गया उसी को हम कह रहे हैं कि आपको नहीं पढ़ना है। क्यों कहा गया? और जब ये पढ़ने की शुरुआत हो गई तो संशोधन होने लगे, प्रश्न चिन्ह होने लगे। और एक बात और आपको बता दें, हिंदू धर्म की पुस्तकों पर और हिंदू धर्म के नायकों पर जितनी आप कटाक्ष कर पाते हैं उतनी मुस्लिम में नहीं कर पाते। और ये देश की हमारी सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हिंदुत्ववादी होकर, हिंदू धर्म का पालन करते हुए, हिंदू बाहुल देश होने के बाद भी अपने नायकों का अपमान सह लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कृष्ण को हम कुछ भी कह देते हैं, राधा को हम कुछ भी कह देते हैं, किसी को भी हम कुछ कह देते हैं कि राधा रासलीला रचाती थी, कृष्ण रासलीला रचाते थे। हद होती है यार। कृष्ण 16,000 पटरानियां रखते थे, लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि मोहम्मद साहब ने 4 बीवियों के साथ में शादी की, हालांकि उसका परिप्रेक्ष्य अलग है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मोहम्मद साहब के बारे में जो रियलिटी है वो रियलिटी में कोई इस्लाम का व्यक्ति आपको नहीं बताता है। 4 बीवियों से जिन्होंने शादी की मोहम्मद साहब ने, वो इसलिए नहीं की थी कि उन्होंने शारीरिक सुख अपनाना था, या इसलिए भी नहीं की थी कि उन्होंने जिन बीवियों से शादी की, जिन औरतों से शादी की, वो सब की सब एक अच्छी उम्र की थी, बिल्कुल भी नहीं। उनमें से कोई किसी रोग से पीड़ित थी तो कोई किसी रोग से पीड़ित थी। एक पुस्तक है पढ़ना, इस्लाम की गलत फहमियाँ, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो यही चीजें होती हैं, वो रिजिडपन लाती हैं। तो उसी रिजिडपन को तोड़ने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने इसमें अमेंडमेंट का प्रोसेस रखा, जो दुनिया में अद्भुत है। इसीलिए हमारा संविधान अमेंडमेंट होता रहा लेकिन समाप्त कभी नहीं हुआ। और ये प्रोसेस हमने कहाँ से ली है? ये प्रोसेस संविधान जो संशोधन की है ये वास्तव में अद्भुत है। ठीक है, ना तो ब्रिटेन के समान ये इतनी आसान है और ना अमेरिका के समान इतनी कठिन है, यानी कि दोनों का मिक्सअप है। क्लियर? ना तो लचीला है ना ही कठोर है, ये दोनों का मिश्रण है। अर्थात अगर मैं ये कहूं कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का एक मिश्रण है तो आप बता देंगे हाँ साहब। ठीक है, नम्यता का मतलब संविधान संशोधन के प्रोसेस, अनम्यता का मतलब संविधान संशोधन में जो जटिलपन है उसका।
अनम्य, कठोर, नम्य, लचीला। संविधान के भाग 20 में इसको मेंशन किया गया। 368 के तहत इसकी व्यवस्था की बात की गई है। क्लियर। 368 के तहत जो व्यवस्था की बात की गई वो वास्तव में 2 प्रकार की थी, लेकिन मोटे तौर पर हम 3 तरीके के संशोधन करते हैं, अभी हम बताएंगे। एक साधारण बहुमत, एक विशेष और एक विशेष प्लस आधे राज्य। ठीक है, आधे राज्य वर्ड बोला हूं, सभी नहीं बोला हूं। यूपीएससी ने सभी वर्ड दे के क्वेश्चन आपको गलत कराया था। ठीक है, तो उस वर्ड को आप याद रखना। बाकी जब हम आपको ट्रिक्स और टैक्टिक्स की जब क्लासेस देंगे तो वहां पे हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। जब इतनी बातें आपकी क्लियर हुई तो हमने आपको बताया 3 संशोधन है। तो इस पे जो क्वेश्चन आएगा इस बार, वो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि निम्न में से कौन साधारण के अंतर्गत आते हैं, कौन विशेष के अंतर्गत आते हैं, कौन विशेष प्लस आधे राज्यों के अंतर्गत आते हैं। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है उसका जो प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या है, मतलब कैसे संविधान संशोधन का विधेयक लाया जाता है। तो इस पे आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे, बट इससे पहले 2 बातें और बता दें जो कि मेनली इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त, ठीक है, जो हमारे संविधान निर्माता या मनीषी या कहें कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट, इसने अपने एक केस केशवानंद भारती में कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप हर एक पार्ट को संशोधित कर सकते हैं। मेरी लाइन को ध्यान से सुनना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप हर एक पार्ट को संशोधित कर सकते हैं, बशर्ते इस बात का ध्यान रखें कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक इंसान है, ठीक है, थोड़ी आंखें बना दे, हाँ, मान लीजिए ये कोई इंसान है, उस तरफ देख रहा आप लोगों को, ठीक है, ये एक इंसान है। ये इंसान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि इसका सर ऊपर रहेगा, हाथ इसके नीचे रहेंगे और टांगे इसकी नीचे रहेंगे। क्लियर? आंखें 2 इसकी यहाँ रहेंगी और एक मुंह रहेगा। अब आपने क्या किया, इस हाथ को उठा के नीचे पैर में मिला दिया और इस हाथ को उठा के आपने नीचे पैर में मिला दिया। तो क्या हुआ, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपने चेंज कर दिया। इस मर्म को समझना। अभी एक क्वेश्चन दूंगा और अच्छे बच्चों ने गलत किया है उस क्वेश्चन को, और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको हमने इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, यानी कि स्थान हमने बदल दिया, तो ये क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हुआ। अर्थात इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है और इसे इनवैलिड करार दे सकती है कि ये संशोधन आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक लाइन बताऊं, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान के भाग 2 को भाग 3 के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए, इसके संदर्भ में निम्न में से कथन सत्य है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन करके इस व्यवस्था को खंडित कर सकता है। नंबर 2, ये प्रोसेस आसानी से हो सकता है। नंबर 3, इसे संविधान में यथावत रूप दिया जा सकता है। तो आप बताओ क्या किया है आपने? 3 को आपने 2 में मिला दिया या 3 को आपने 4 में ट्रांसफर कर दिया। तो आपने क्या किया, मूल अधिकार को आप ले गए नीति निर्देशक तत्वों के पास और नीति निर्देशक तत्वों को ले आए आप मूल अधिकार के पास। तो बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित हो गया ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी भाग को हम किसी भी भाग के स्थान पर रख सकते हैं, तो ये क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा। यूपीएससी के एग्जामिनर ने, इंटरव्यू के पैनल ने, आपका जो यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ था पर्सन, उसका नाम तो नहीं बताएंगे, उससे ये क्वेश्चन पूछा था कि, और उसका ऑप्शनल आंसर क्या था, PSIR था, नहीं बता पाया था। उससे क्वेश्चन यही पूछा था कि आप हमें ये बताइए कि मान लीजिए कि भारत के संविधान निर्माताओं ने प्रोसेस बनाया मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, क्या हम संविधान संशोधन करके मूल अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जगह रख सकते हैं और नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के मूल अधिकारों की जगह रख सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। मतलब जितने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको उसी जगह रखेंगे और मूल अधिकारों को भी उसी जगह रखेंगे। मतलब बड़े ढंग से समझाते हैं ना वो एग्जामिनर। तो आपकी नज़र में क्या ये न्यायिक पुनर्विलोकन होकर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट का अगेंस्ट है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? अब बच्चा दुविधा में कि यार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसने कहा नहीं सर ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का अगेंस्ट नहीं है। तो उसने पूछा क्यों नहीं है, तो उसने कहा कि देखिए सर इसलिए नहीं है क्योंकि आप ही ने तो एक कंडीशन बताई ना कि हम पूरे के पूरे DPSP वही रखेंगे और पूरे के पूरे फंडामेंटल वही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, बस स्थान बदल देंगे। और स्थान बदल देना 22 के 22 भागों का, भाई वो क्या पढ़ा था कि 22 में अगर 21 हो जाएंगे तो हम कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर अगेंस्ट है।
लेकिन अगर 22 में 22 बने रहो, इनको किसी भी अनअरेंज कर दो चैप्टर को, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का अगेंस्ट नहीं होता है। तो ऐसी मूर्खता आप मत करना आप, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, क्लियर। तो ये गलती मत करना, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे सोचते होंगे सर इतना डेप्थ में आप कॉन्सेप्ट क्यों बता देते हो। देखो यार, पॉलिटी एक सबसे जटिल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें 23 से 24 आते हैं, थिंकिंग बेसिस आते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ ताकि कोई गलती ना हो, पॉलिटी में और मॉडर्न इंडिया में गलती ना हो, इसलिए मैं आपको इन टॉपिक को काफ़ी डेप्थ में ही बताता हूँ, ठीक है। चलिए, जब इतनी बातें हो गई हैं तब बात आती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मैंने आपको बता दिया किस में आया था, केशवानंद भारती केस में। बाकी तो अगला टॉपिक हमें पढ़ना ही है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इसके प्रोविजन, एक एक लाइन को ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है आपकी यहाँ पे, जो सबसे पहली वो लाइन ये है कि संविधान के संशोधन से संबंधित किसी भी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ध्यान देना, पहली कंडीशन ये लिख लो कि संविधान के संशोधन का आरंभ क्या केवल लोकसभा में हो सकता है? नहीं। केवल राज्यसभा में हो सकता है? नहीं। लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में हो सकता है? तो हाँ, ठीक है। इतनी बातें याद हो गई। दूसरी बात, संविधान से संशोधन के रिलेटेड जो विधेयक है क्या राज्य विधानमंडल में लाया जा सकता है? नहीं। इतनी बातें समझ गए। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन क्या बनेगा, नंबर 1, संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से लाया जा सकता है, नंबर 1 राज्य विधानमंडल में, नंबर 2 केवल लोकसभा में, नंबर 3 केवल राज्यसभा में, नंबर 4 लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, निम्न में से सत्य है, ठीक है ना। तो आप बता देना लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। इतनी बातें क्लियर हुई। कुछ बच्चों को एक चीज नहीं पता होगी, मैं बता देना चाहता हूँ, विधेयक के बारे में और अधिनियम के बारे में, ये दो वर्ड है ना, आप लोग कंफ्यूज रहते होंगे। विधेयक को क्या कहते हैं? बिल कहते हैं, ठीक है। अधिनियम को क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। बिल का मतलब ये होता है जब पहली बार हम कोई चीज लेकर आए, हमने ये कहा कि श्री IAS एकेडमी आप एक काम करो, मैपिंग की कोई क्लास शुरू करो, तो आप वो प्रपोजल हमारे पास लाए, तो वो प्रपोजल अभी बिल ही है, लेकिन अगर हमने उसे पारित कर दिया और मैपिंग की क्लास आपके कहने पर बना दी, तो वो एक्ट हो गया। समझ गए? उसकी लिस्टेड हमने कर दिया कि हाँ श्री IAS एकेडमी अब मैपिंग की क्लास कराएगी, तो हो गया एक्ट। अर्थात जो विधेयक हुआ वो होता है कि जो पारित नहीं होता है उसे आरंभ में लाया जाता है, और वही विधेयक जब राष्ट्रपति या विधानमंडल के द्वारा संसद के द्वारा जब पारित हो जाता है, और राज्य विधानमंडल में भी जो विधेयक होते हैं नॉर्मल, वो जब पारित हो जाते हैं तो वही एक्ट बन जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इतनी ही बातें आपको यहाँ पे समझनी थी। दूसरा क्या है कि विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था गैर सरकारी सदस्य को लेकर। इसलिए क्वेश्चन पूछा था क्योंकि उस समय एक विधेयक था थर्ड जेंडर से रिलेटेड, ठीक है। वो जो विधेयक पास करवाया गया था उसको वास्तव में गैर सरकारी सदस्य के द्वारा ही लाया गया था। आधे बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि सर गैर सरकारी सदस्य कौन होता है, सरकार का आदमी नहीं होता है क्या? देखो मैं आपको कहता हूँ गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं। गैर सरकारी सदस्य उसे कहते हैं जो मंत्री नहीं होता। ध्यान देना, गैर सरकारी सदस्य उसे कहते हैं जो मंत्री नहीं होता लेकिन सरकार में होता है, ठीक है। जैसे आप मोटे तौर पर ऐसे समझो कि हमारे यहाँ इस समय कितने टोटल मेंबर हैं? 545, ठीक है। 545 2 भी जोड़ के 545 में भारत सरकार के बहुमत वाले कितने नेता हैं? 310 है। 310 में कैबिनेट में लगभग कितने हैं? लगभग 17 है, ठीक है। 17 तो नहीं है लेकिन इससे कम है, जो मंत्री जितने बनाए गए, राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री सबको मिला के लगभग 17 के आसपास है। क्यों 17 है? क्योंकि 545 का हमें 15% करना होता है, ठीक है। इससे बड़ा मंत्रिमंडल नहीं हो पाता है। तो जब इतना आपका है टोटल मतलब मेंबर का, तो आप ये बताइए कि हाँ रुकिए एक मिनट, थोड़ा थक गया हूँ। हाँ, जब इतना होता है जो ये मेंबर आपके बने 15 के आसपास, 15% के आसपास 545 का, अब यहाँ पे जब इतने मिनिस्टर आपके बनते हैं जाके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये तो हो गए मंत्री, बाकी जो बचे वो मंत्री नहीं हुए। बाकी जो विपक्ष में आए थे, ठीक है, 310 के बाद वो भी मंत्री नहीं हुए। तो इनके द्वारा या इनके द्वारा जो मंत्री नहीं हैं और जो विपक्ष में वो जो विधेयक लेकर आते हैं उसे हम कहते हैं गैर सरकारी सदस्य।
ठीक है। मंत्री कौन होता है? जो कैबिनेट में होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है, उसको कहते हैं मंत्री। नॉर्मली जितने विधेयक आते हैं वो मंत्री ही लेकर आता है, किसी न किसी किसी न किसी मंत्रालय से रिलेटेड ही। क्लियर? तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अगर आपको क्वेश्चन ये देते कि विधेयक को क्या केवल कोई मंत्री ला सकता है, तो नहीं, मंत्री हो या गैर सरकारी सदस्य हो, दोनों इसे ला सकते हैं। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बात क्लियर हो गई तब बात आती है राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? नहीं, बहुत इसमें कंडीशन हो गई हैं। पहली कंडीशन आप समझिए, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता। दूसरी, इसे कोई मंत्री ला सकता है या गैर सरकारी सदस्य, दोनों ला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना होता है, ना कि साधारण। ठीक है, विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत, कम से कम जो सदन की कुल सदस्य संख्या है उसमें उपस्थित 2/3 बहुमत के द्वारा मतदान होना चाहिए। ठीक है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन घुमाएगा केवल एक, यहाँ पे क्वेश्चन घुमाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमाएगा कि दोनों में विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत चाहिए, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा में पारित हो गया तो ठीक है, राज्यसभा में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोनों में अलग अलग पारित करवाओ। और एक और बात, अगर दोनों में कोई असहमति हो गई तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। और एक बात और बता दें, नोट करके लिख लो, लगभग 10 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, यहीं पे अपनी बुक में नीचे लिख लेना कि संयुक्त बैठक का प्रोविजन संविधान संशोधन और धन विधेयक में नहीं है, केवल और केवल साधारण विधेयक में है। दूसरी बात लिख लो, संयुक्त बैठक का प्रोविजन विधानमंडल में नहीं है, यानी कि राज्य विधानमंडल संयुक्त बैठक की नहीं बुला सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर आता है, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन से है तो आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए, और ये बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। ध्यान देना, आधे राज्य, यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था सभी राज्य। आपको बता दें, जो जीएसटी था वो पारित नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल इस पे वोटिंग नहीं कर रही थी। 14 स्टेट ने तो इसमें वोटिंग कर दी थी, उस समय 29 स्टेट होते थे, तो हमें 15 स्टेट की जरूरत थी। तो ध्यान रखना, जब तक आधे राज्य नहीं हो गए थे तब तक ये नहीं हुआ था। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, छठा पॉइंट है, संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राज्य विधानमंडलों की संतुति के बाद जहां आवश्यक हो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक, और राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उसमें सहमति देगा ही देगा, रख नहीं पाएगा कि नहीं बाबूजी हम पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, कुछ नहीं कर सकता है। मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूं, ना तो राष्ट्रपति से अनुमति की आवश्यकता है और ना ही राष्ट्रपति रोक सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सहमति देना ही पड़ेगा, मतलब बहुत ही पावरफुल विधेयक होता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। अब आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। हाँ सर, विधेयक का मतलब बिल होता है, अधिनियम का मतलब एक्ट होता है। विधेयक तब तक विधेयक होता है जब तक प्रोसेसिंग में चलता है, और राष्ट्रपति जब उस पर परमिशन दे देता है तो एक्ट बन जाता है, और संविधान में अधिनियम की तरह समावेश कर लिया जाता है। इतनी कंडीशन याद हो गई। सर कहोगे अच्छी बात है, मतलब क्या समझ रखे हो हमको? आइंस्टीन समझ रखे हो क्या कि जो हमको याद हो गई होंगी सबकी सब? तो एक बार भाई हम आपको याद करा देते हैं। मतलब आप लोग ऐसे नाराज हो जाते हो ना, पहले तो कुछ बच्चों को तो यही लगता होगा सर बातें तो ऐसे करते हो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की, जैसे आप हमें दैहिक स्वतंत्रता दिए हुए हो। 3-3 घंटे क्लास करवाओगे और फिर कहोगे कि दैहिक स्वतंत्रता की बात, मतलब हद होती है। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, कंडीशन क्या क्या बताई। पहली कंडीशन मैंने आपको ये बताई कि जो संविधान संशोधन विधेयक है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसे राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता। ठीक, फिर हमने आपको क्या बताया कि जो संविधान संशोधन विधेयक है उसे मंत्री भी ला सकता है, गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है। फिर मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति से अनुमति की आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आपको कंडीशन इसमें क्या बताई कि इसे जो पारित कराया जाएगा उसे विशेष बहुमत के द्वारा पारित होगा, साधारण बहुमत से पारित नहीं होगा। चौथी बात मैंने इसमें आपको क्या बताई, इसमें चौथी बात मैंने आपको ये बताई कि जो ये जो संविधान संशोधन विधेयक है ये दोनों सदनों में अलग अलग पारित होगा, और अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है, और संयुक्त बैठक का प्रोविजन न हो पाने के कारण इसे संयुक्त बैठक के अंतर्गत नहीं लाया जाता, विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एक बात मैंने आपको ये भी बताई
कि राज्य विधानमंडल और धन विधेयक के संदर्भ में भी संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है। अब संयुक्त बैठक के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें, वो ये कि संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति आहूत करता है जब किसी साधारण विधेयक को लेकर, ध्यान देना, साधारण विधेयक को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, असहमति बन जाती है, और जब वो बैठक आयोजित होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। वो नहीं होता है तो राज्यसभा का उपसभापति करता है, सभापति नहीं करता, उपसभापति करता है, ठीक है। तो वो करता है अध्यक्षता, और लोकसभा के नियमों के अंतर्गत संचालित होती है, और उसमें जो भी विधेयक पास होते हैं वो साधारण बहुमत से ही पास होते हैं, ठीक है। उसमें विशेष बहुमत नहीं चाहिए होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें जब क्लियर हो गई तो बात आती है इसी का 5वां पॉइंट, ये कि अगर कोई विधेयक संघीय व्यवस्था से, संघीय का मतलब कोई मूल संविधान में, या कहें कि संविधान के संशोधन करना है किसमें, फंडामेंटल राइट में, तो उसके लिए हमें आधे प्लस राज्यों की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं आपको बता दूंगा कि संघीय व्यवस्था के लक्षण कौन कौन से हैं, या किसमें विशेष बहुमत की जरूरत विशेष प्लस आधे राज्यों की पड़ती है। जैसे समवर्ती सूची है, ठीक है, जिसमें राज्यों से संबंधित, केंद्र से संबंधित विषय हैं, उनको इसी के अंतर्गत लाया जाता है, ठीक है। तो वो होते हैं इसके अंतर्गत, तो उसमें आधे राज्यों की सहमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। साथ ही मैंने आपको ये बताया कि इसमें जहां पर जो आवश्यकता होती है राष्ट्रपति से सहमत के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति को इस पर सहमत देना अनिवार्य है, वो उसे अपने पास रोककर नहीं रख सकता, और जब राष्ट्रपति उस पर सहमत दे देता तो ये विधेयक अधिनियम बन जाता है। उम्मीद है आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट सारे याद हो गए। ऐसे तथ्य आपको रट के रखने हैं, ठीक। 368 के अंतर्गत 2 प्रकार के संशोधनों की बात हुई है, मैंने आपको बताया, लेकिन आमतौर पर हम यहाँ पे 3 तरह की बात करते हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के उपरांत। आपसे क्वेश्चन केवल यही पूछेगा साधारण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, विशेष के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, और विशेष प्लस आधे राज्यों में क्या क्या शामिल है। तो आप मोटे तौर पर अपनी लिस्ट में नाम मेंशन कर लें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या क्या। साधारण के अंतर्गत होते हैं नए राज्यों का प्रवेश या गठन, मैंने पहले ही बता दिया था, निर्माण, राज्य परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन, और ये याद कर लेना तीसरा, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल अपनी विधान परिषद का गठन फिर से करना चाह रहा है, और आंध्र प्रदेश अपनी विधान परिषद समाप्त करना चाह रहा है। तो ये चर्चा में पिछले 2 साल से, और आपको क्वेश्चन दे देगा कि राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति वास्तव में विशेष बहुमत से होती है, तो नहीं, वो साधारण से होती है। और दूसरी अनुसूची, यहाँ पे इस लाइन को भी याद रखना, 7वीं तो होती है विशेष प्लस आधे राज्य, बट दूसरी जो अनुसूची है वो साधारण से होती है। संसद में गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम, कोरम का मतलब होता है टोटल सदन की संख्या का 10%, ठीक है, तो 55 मेंबर, ठीक है। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, उच्चतम न्यायालय में अपर न्यायाधीश की संख्या, राजभाषा का प्रयोग, ये भी याद रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तथ्य है वो क्या, नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति, इसके लिए भी साधारण बहुमत ही चाहिए, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण यानी कि परिसीमन, ये भी साधारण से है। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, ये भी साधारण से है। 5वीं अनुसूची, ये भी साधारण से। 6ठी अनुसूची, ये भी साधारण से। मतलब दूसरी, 5वीं और 6ठी अनुसूची किससे है, साधारण बहुमत से। नागरिकता किससे है, साधारण बहुमत से। निर्वाचन किससे है, साधारण बहुमत से। विधान परिषद के उत्साधन और समाप्ति किससे है, साधारण से। उत्साधन का मतलब गठन, ठीक है। प्रक्रिया नियम किससे, साधारण से। संसद में वेतन किससे, साधारण से। राज्यों के नाम व क्षेत्र में परिवर्तन किससे, साधारण से। इतनी बातें याद हो गई। चलिए अब यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। विशेष बहुमत आपको नहीं याद रखना है, विशेष प्लस आधे राज्य आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों, मैं अभी एक काम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों कह रहा हूँ। विशेष प्लस आधे राज्य में कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, मतलब बड़े लेवल के काम। केंद्र व राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का गठन, केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन, जीएसटी, ध्यान आया। 7वीं अनुसूची, राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में और स्वयं संविधान का संशोधन करने की पावर। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से कौन साधारण, कौन विशेष प्लस आधे राज्य, तो आप बता देना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन साहब, केंद्र राज्य की कार्यकारिणी शक्तियां, केंद्र राज्य के विधायी जो शक्तियां हैं, वस्तु एवं सेवा परिषद, 7वीं अनुसूची और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। आपको क्वेश्चन ये भी दे देगा कि निम्न में से कौन सा साधारण विधेयक के तहत संशोधित नहीं है, दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं, तो आप कहोगे 7वीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात बताऊं, इसमें जो प्रोविजन है ये विशेष प्लस आधे राज्य, इसमें जो प्रोविजन है साधारण बहुमत, इन दोनों में जो नहीं है
वो सबके सब किससे होते हैं? विशेष बहुमत से। ठीक है, यही आपको बताना चाह रहा हूं। कौन कौन नहीं है? जैसे मूल अधिकार नहीं है, डीपीएसपी नहीं है और बाकी जो शेष हैं। क्लियर? तो अगर मूल अधिकार की बात आती है तो आधे प्लस राज्य नहीं होते हैं, विशेष होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। और विशेष में 2/3 होते हैं, यहाँ पे भी घुमा देगा 1/3 आपको दे देगा, तो आप कहना नहीं 1/3 नहीं 2/3। और नॉर्मल हर जगह पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 है, बस 1-2 जगह पे 1/3 आता है, जहां आएगा मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया संविधान संशोधन की शक्ति संसद में है, राज्य विधानमंडलों में नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? बाकी वही बातें यहाँ पे दी हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ वो यही है, देखते हैं अगर इसमें होता है तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं होता है तो वो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। हाँ, इसमें ये चीज़ नहीं है, ये आप लाइन याद कर लेना। केसी वेयर ने ठीक ही कहा कि लचीला व जटिलता के बीच एक बेहतर संतुलन है भारतीय संविधान। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। क्लियर? मूल संरचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन इसी बार पूछा गया था 2020 के प्रीलिम में और काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक बात क्या बताना चाहता हूँ वो ये कि संविधान में कहीं पर भी मूल संरचना का प्रावधान नहीं है, यानी कि संविधान में कहीं ये डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो कहाँ से डिफाइन हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिफाइन किया, बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ। अब यहाँ एक लॉजिकल बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया। मतलब क्या? मतलब ये कि संविधान में भी मेंशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मेंशन नहीं किया पूरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तुम कोई भी कानून बनाओ, जब तुम बना लोगे हमारे पास आएगा तो हम चेक करके बताएंगे बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है। मतलब यही बात है। तो जब हमारे कार्यपालक हैं, जो विधायक हैं, वो कहते हैं भाई एक काम करो, आप हमें पूरी लिस्ट दे दो पूरे संविधान की कि कौन कौन बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट कहती ना, ये नहीं देंगे, तुम बना के लाओ कहीं से भी और मुझे लगा ये गलत है तो काट देंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और जब जब कोई ना कोई काम कार्यपालिका के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, तब तब सुप्रीम कोर्ट उसे चेक करती है और उसी चेक करने को प्रोसेस को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था? तो केशवानंद भारती केस से। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो डिफाइन किए गए हैं वो हम आपको बस बता देते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये तो पता ही चल गया ना कि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पे हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसे बस समय समय पर डिफाइन करती रहती है। 368 के अंतर्गत इसमें कहा गया कि आप कुछ भी बदल सकते हो सिवाय संविधान की स्पिरिट को छोड़ के। बाकी आपको कोई केसेस नहीं याद रखना किसमें माना किसमें नहीं माना, ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, प्रश्न आता है कि कौन कौन बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किए गए, तो आप देख सकते हो लगभग सभी को जो मोटे मोटे हैं वो सभी बेसिक स्ट्रक्चर ही हैं। जैसे संविधान की सर्वोच्चता। अच्छा एक बात बताओ, संविधान की सर्वोच्चता एकात्मक संविधान के लक्षण है कि संघात्मक का? संघात्मक का। ठीक है, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य प्रकृति। मतलब अगर आपको क्वेश्चन दे दे, इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे थिंकिंग के। कैसे? कि भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली को त्याग कर अध्यात्मक प्रणाली को अपना सकता है। ठीक है, अपना सकता है। ठीक है, लेकिन नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट इस विधेयक को समाप्त कर देगी। नंबर 2 कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए नहीं अपना सकता है। संसद है तो संसद ही रहेगी। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है तो धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। अब मोदी जी कितना भी कह लें कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, नहीं बना सकते हो भाई। आप बातों में कुछ भी कह दो, आप कितने भी नाम बदल सकते हो, लेकिन आप कर नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता जितना लोग सोच लेते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन है, आप इसको मेल नहीं करा सकते हो। संविधान का संघीय स्वरूप है, इसे समाप्त नहीं कर सकते हो। राष्ट्र की एकता अखंडता है, इसे बाधित नहीं कर सकते हो। कल्याणकारी राज्य के कॉन्सेप्ट को आप नहीं समाप्त कर सकते। जो जुडिशियल पावर है न्यायिक समीक्षा की, उसे भी नहीं समाप्त कर सकते। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा के अधिकार को नहीं कर सकते। कानून के शासन को नहीं समाप्त कर सकते। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो सौहार्द और संतुलन बना है उसे आप बाधित नहीं कर सकते। समत्व का सिद्धांत, मतलब सभी के उदय के सिद्धांत को आप नहीं समाप्त कर सकते। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को आप नहीं रोक सकते। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते। संविधान संशोधन की संसद की जो पावर लिमिटेड है, मतलब कि हाँ आप बेसिक स्ट्रक्चर के पहले तक ही कुछ भी संशोधित कर सकते हो, उसके बाद नहीं।
न्याय तक जो प्रभावकारी पहुंच है, वहीं तक मौलिक अधिकारों के जो आधारभूत सिद्धांत है वो अनुच्छेद जो 32 हैं 36 हैं, इनको 136 इनको आप नहीं बदल सकते। तो मोटे तौर पर आप समझ गए ना। आपको अगर ये इन्हीं में से किसी को एक को उठा दे कि क्या भारत की कार्यपालिका न्यायिक समीक्षा को संशोधित कर सकती है, तो नहीं कर सकती है। समझ गए? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यही सब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इस पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा। यही पूछेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसे संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया तो नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसे परिभाषित करती है और बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप उल्लंघन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या मतलब होता है? किसी भी विधेयक की संवैधानिकता की जांच करना। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर मैं मोटे तौर पर ये कहूँ तो मैंने आज आपको काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दिए हैं। क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इस टॉपिक को 2 से 3 बार रिवाइज करके देख लें। और जो भी जैसे मैं आपको वीडियो करा रहा हूँ ना, आप खाली बैठा करें तो अपना प्रीवियस वीडियो एक बार फिर से रिव्यू कर लिया करें। आप जितनी बार मेरी क्लासेस को देखेंगे उतनी बार कुछ नया ही मिलेगा। जैसे श्रीमद् भागवत गीता मैं अगर 30 बार पढ़ चुका हूँ और 32वें बार भी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ नया है उसमें। तो वही चीज़ आप में भी इन क्लासेस में मिलेगी, क्योंकि इन क्लासेस को बनाते वक्त हमने एक बुक को ध्यान में नहीं रखा है। अधिकांश बच्चों को पता हो चल रहा होगा कि एम लक्ष्मीकांत में इतना डेप्थ में थोड़ा ना दिया है, तो मैंने काफ़ी सारी बुक को कंपाइल किया है, काफ़ी थिंकिंग वाली बुक को भी इसमें मेंशन किया है। ठीक है, और उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आपका डीपीएसपी कंप्लीट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी कंप्लीट हो गया, आपका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कवर हो गया। ठीक है, 4 मेजर टॉपिक आपके कवर हो गए। 3 हमने मेजर टॉपिक आपको पहले कराए थे, संघ एवं राज्य क्षेत्र, मूल नागरिकता और मूल अधिकार। 2 इससे पहले कराए थे आपको। कौन कौन से बताइए? आपको हमने कराया था संविधान की विशेषता और प्रस्तावना। तो 2, 3, 2, 5 और 5, 4, 9 टॉपिक मेजर कवर हो गए और इन 9 टॉपिक से आपके 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये घाटे का सौदा है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसके MCQ आपको नेक्स्ट डे मिल जाएंगे। उम्मीद है आप करते होंगे MCQ। ठीक है, मिलते हैं तब तक अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।